चैप्टर है, चैप्टर का नाम है कैपिटल बजटिंग। बेटा जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो बेटा हम तीन मेजर डिसीजंस को कवर करते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर बेटा लेवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर आता था। डिविडेंड डिसीजन के अंदर डिविडेंड डिसीजन का पूरा चैप्टर आता था जो हमने पिछली कक्षा में कवर किया है। अभी हम बात कर रहे हैं बेटा कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का मतलब है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो बेटा जो कैपिटल बजटिंग टॉपिक है ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट है और स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं बेटा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में। आपने एक नया प्लांट सेटअप करना है, आपने एक नया प्रोजेक्ट लगाना है, आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपने कोई नया व्हीकल परचेज करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है जी, बड़े ध्यान से बेटा पूरे सत्संग को सुनना है। ठीक है, प्रोसेस भी करना है, खाली अखबार ऐसे सुन सुन के नहीं चला, स्टोरी नहीं चल रहा। हाँ, तो प्रोसेस करना है बेटा चीजों को, जहां पे भी डाउट है साथ साथ पूछते चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चैप्टर का नाम क्या होगा जी? कैपिटल बजटिंग। अब कैपिटल बजटिंग में हमने करना क्या बेटा? डिसीजन लेने, और डिसीजन जब भी लिया जाएगा वो किसी ना किसी फैक्टर पर बेस होकर लिया जाएगा ना। तुमने पेन भी परचेज करना होता है, जाते हो पहले दुकान पे, वो पेन चला के देखते हो स्मूथ है चलाने में, ग्रिप बढ़िया है कि नहीं है, दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। अब तुमने एक 20 रुपए का पेन लेना है, उस पेन के बारे में इतने फैक्टर है, तो अगर किसी ने बेटा कोई 2 करोड़ रुपए का, 20 करोड़ रुपए का प्लांट लगाना है तो वो उसके बारे में नहीं सोचेगा? सोचने दे यार, हाँ सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब डिसीजन लेना है तो बेटा डिसीजन के लिए कुछ ना कुछ फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए? फैक्टर। तो सर अगर हमें डिसीजन लेना है, इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है, लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, तो वो डिसीजन बेटा कुछ ना कुछ फैक्टर्स पर बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन फैक्टर्स, बेस्ड ऑन फैक्टर्स। सर ये कौन से फैक्टर्स पर बेस्ड होते हैं? बेटा 2 तरीके के फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। बेटा फिनेंशियल फैक्टर्स हो सकते हैं और नॉन फिनेंशियल फैक्टर्स हो सकते हैं। बातें नहीं करनी है बेटा पीछे। तो जब भी आप कोई डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करोगे तो डिसीजन बेटा 2 अलग अलग चीजों पर बेस्ड हो सकते हैं, फाइनेंशियल फैक्टर्स एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। फाइनेंशियल फैक्टर्स मतलब पैसा, पैसे का आना और पैसे का जाना, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। और जो नॉन फाइनेंशियल बेटा फैक्टर्स होते हैं ये हमारे किसी काम के नहीं होते, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं। तो हम सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स को कंसीडर करने वाले। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट भी होते हैं, लेकिन हम उनको यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम तो स्पेसिफिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ एग्जांपल के नाम बता देते। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हमारे काम के नहीं है, लेकिन इसमें क्या क्या हो सकता है बेटा? मान लो आपने सोचा इवेल्युएट करना है, हमने प्लांट लगाना है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ प्लांट में हरियाणा में लगाऊं या वो प्लांट में जाके झारखंड में लगा लूं। पता ना बेटा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिडक्शन देता है, टैक्स हॉलीडे मिलता है ना। पिछड़े राज्यों में जाके जब आप काम करते हो तो वहां पर प्लांट लगाने के लिए आपको टैक्स हॉलीडे मिलता है। तो मुझे उस टैक्स हॉलीडे की वजह से टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, कुछ साल तक मुझे टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। वो तो फाइनेंशियल फैक्टर है। टैक्स पे नहीं करेंगे जो हम अदरवाइज हरियाणा में पे करते, वो टैक्स झारखंड में प्लांट लगाने की वजह से नहीं पे करना पड़ेगा, वो तो फाइनेंशियल फैक्टर है। लेकिन जब आप झारखंड में प्लांट लगाने के बारे में सोचोगे तो आपको और भी चीजें देखनी पड़ेंगी ना। क्या जहां पर मैं प्लांट लगा रहा हूं क्या वहां पर मेरी रिक्वायरमेंट का मटेरियल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है कि नहीं? मटेरियल की सप्लाई वहां पर है या नहीं? तो मटेरियल अवेलेबिलिटी, क्या वहां पर लेबर उस स्किल लेवल की मिलेगी जैसी लेबर आपको चाहिए? ठीक है बेटा, गुड़गांव में आपको स्किल्ड लेबर मिल जाएगी, दिल्ली में मिल जाएगी, एनसीआर के अंदर मिल सकती है, हो सकता है झारखंड के उस इलाके के अंदर जहां पर आप जा करके मशीनें ऑपरेट करवाना चाहते हो वहां पे उस लेवल की स्किल्ड लेबर आपको ना मिले। तो लेबर के स्किल्स कैसे होंगे वहां पर? तो स्किल्स ऑफ वर्कर्स ये भी मैटर करते हैं आपके डिसीजन मेकिंग में।
और क्या चीज मैटर करती है सर? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी है जहां पर आप अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहते हो? ये एग्जांपल बता रहा हूं, अगर आप एक प्रोजेक्ट को सेटअप करने के बारे में सोच रहे हो तो अभी लिख रहा हूं, बस अगला पॉइंट वही है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ओ फैसिलिटी, फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सड़कों में खड्डे या खड्डों में सड़क, है ना? तो ये भी देखना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट मतलब वहां पे फैसिलिटी पूरी मिलती है कि नहीं मिलती माल सप्लाई करने के लिए। और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है आपके बिजनेस को लेकर के? गवर्नमेंट का सपोर्ट भी होना चाहिए ना आपके बिजनेस को, नहीं तो बिजनेस सर्वाइव कैसे करेगा? मोदी जी का हाथ तो चाहिए। ठीक है, अब टाटा का प्लांट लगाया गया है, एक बार टाटा ने वो एक लखटकिया कार लॉन्च की थी, नैनो, 1 लाख रुपए वाली गाड़ी। ठीक है, अब 1 लाख रुपए की गाड़ी लॉन्च करी, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया पश्चिम बंगाल के सिंगुर में। सिंगुर है, सिलीगुड़ी जगह का नाम, बिल्कुल ठीक है, सही कह रहा हूं। हाँ, अब पश्चिम बंगाल के सिंगुर के अंदर बेटा प्लांट लगाया, तुमको क्या लगता है टाटा कंपनी के जब प्लांट को इवेल्युएट किया गया होगा, प्रोजेक्ट को इवेल्युएट किया, क्या उन्होंने सारे लगाए नहीं होंगे फैक्टर्स? लगाए होंगे, फाइनेंशियल मैनेजर ने भी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन सब कुछ करा होगा, वो एक जगह पे मार खा गए। गवर्नमेंट पॉलिसी, वहां पर बेटा प्लांट लगाने के लिए उन्होंने जमीन एक्वायर करी कसीनो तो उसकी, किसानों की, कसीनो के लिए। शिट, कसीनो है भी नहीं भारत, गोवा में, क्योंकि कसीनो जिस एक्ट के अंदर बैन किया गया उसमें लिखा हुआ है बेटिंग इज नॉट अलाउड ऑन द लैंड ऑफ इंडिया, इसलिए वहां पे सारे कसीनो पानी में। शर्त यही है, जमीन पे कसीनो नहीं हो सकता। प्लस वहां पर और स्टेट्स के बेटा स्टेट रेगुलेशन भी होते हैं ना, सेंट्रल रेगुलेशन भी होते हैं, तो स्टेट रेगुलेशन के अंदर उन्होंने मना नहीं करा पानी के ऊपर, बाकी जगह पे मना है, नहीं तो हर नदी के अंदर कसीनो तैर रहे होते। खैर, तो गवर्नमेंट पॉलिसी बेटा, गवर्नमेंट का सपोर्ट बड़ा जरूरी था, तो टाटा ने जब वहां पर प्लांट लगाया और फिर किसान कसीनो, ये तूने अंदर सर गोवा जा रहे ना, ये 2-3 बार उन्होंने बोल दिया तभी ऐसे मेरे मुंह से निकल रहा है। किसानों से टाटा कंपनी ने जमीनें एक्वायर कर ली। अब जब पूरा प्लांट उन्होंने सेटअप कर दिया इतने सारे करोड़ों रुपए लगा करके, उसके बाद वो किसान स्पेसिफिकली धरने पे आके बैठ के जस्ट बिफोर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन स्टार्ट होने से जस्ट पहले वो आकर के धरने बैठ के हमारे को हमारी जमीनें वापस करो। क्या खरीदा होगा? सबके इंग्लिश नहीं पड़ी जाती, लेकिन सारे शब्द हिंदी के खराब। खरीदा होगा ना, तो खरीदा एक्वायर किया। हाँ, तो यही तो नहीं होना चाहिए ना, तो सरकार को साथ देना चाहिए था टाटा का। परेशान हो गए, प्रोडक्शन ही स्टार्ट नहीं हो भाई, हार के उन्होंने क्या करा, पूरा का पूरा प्लांट अपना खोला और जाके गुजरात शिफ्ट करा। बेटा कार की मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट छोटा तो नहीं होता, इतना बड़ा पूरा चेन वाला प्लांट होगा, पूरी चेन सेटअप की होगी उन्होंने वहां पर, तो पूरा प्लांट उन्होंने खोला। और बेटा इसकी नेशनल ज्योग्राफी के ऊपर पूरी वो डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है कि उन्होंने वहां, पॉइंट ये नहीं कि किस वजह से खोला, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री किस चीज पे बनी हुई है कि वो पूरा का पूरा प्लांट कैसे शिफ्ट किया गया। मेगा फैक्ट्रीज नाम का एक प्रोग्राम आता है, तो उस पे उन्होंने दिखाया है कि वो पूरा, क्योंकि वो पूरा का पूरा प्लांट उन्होंने कंस्ट्रक्ट नहीं करा था, वो उन्होंने वहां पर बोल्ट से सेटअप किया, सारा का सारा बोल्ट से सेटअप था वो पूरा प्लांट, खोल खाल के ले गए गुजरात गवर्नमेंट। अब ये इस वजह से टाटा जैसी बड़ी कंपनी का प्रोजेक्ट फेल हो सकता है, ठीक है, और गाड़ी का जो लॉन्च था फिर उनका वो 2 साल लेट हो गया इस तरफ गड़बड़ की वजह से। खैर, हम वापिस आ जाते हैं बेटा अपने पॉइंट के ऊपर, लेकिन मुद्दे की बात है कि ये सभी फैक्टर्स चाहे वो नॉन फाइनेंशियल भी हो तब भी वो भी आपके डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम स्पेसिफिकली फाइनेंशियल फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं अपने इस चैप्टर के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर। आओ बेटा, तो बेस्ड ऑन फैक्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्टर्स, हम बात करें फाइनेंशियल फैक्टर्स, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। सर अगर हमने आज की डेट में कोई भी प्लांट सेटअप करना है, कोई मशीन खरीदनी है, तो उस मशीन को खरीदने के लिए आज पैसे लगाने पड़ेंगे, मशीन खरीदोगे आज पैसे लगाने पड़ेंगे। जब तक वो मशीन चलती रहेगी अपनी पूरी इकोनॉमिक लाइफ के दौरान वो कुछ ना कुछ कमा करके देगी आप,
तो बेटा जब तक आपके पास जो कैश फ्लोज हमने कैलकुलेट करने, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में बात करें बेटा, इस चैप्टर को हम किस तरीके से सीखेंगे। हमने फाइनली तो डिसीजन मेकिंग करनी है कि हम प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं या ना लगाएं, मशीन खरीदनी है तो खरीदे या ना खरीदे, कौन सी मशीन खरीदे, इस तरीके के डिसीजन हमको लेने पड़ेंगे। लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए आपको पहले ये फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है जी, जब तक ये फैक्टर्स आपके हाथ में नहीं आएंगे तब तक आप बेटा इवैल्यूएशन कर ही नहीं सकते प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाएं या ना लगाएं। तो चैप्टर में पहले आपको ये कैश फ्लोज ढूंढने हैं कि अगर मैं इस मशीन को खरीदता हूं, इस प्लांट को रिप्लेस कर लेता हूं, नए प्लांट को सेटअप कर लेता हूं, तो उसकी वजह से क्या क्या कैश पर इफेक्ट पड़ेगा, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा। तो पहले आपको इनफ्लो और आउटफ्लो ढूंढने, फर्स्ट स्टेप। जैसे इनफ्लो और आउटफ्लो आपके पास आ गए, उसके बाद आप उस कैश फ्लो को यूज करोगे प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने के लिए कि क्या ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं। तो फर्स्ट स्टेप कैश फ्लो ढूंढना, फिर सेकंड स्टेप इवेल्युएशन, उस कैश फ्लो के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कि हम इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं या ना लगाएं। इवेल्युएशन की बेटा हमने 8 टेक्निक्स सीखनी। कितनी टेक्निक्स? 8 टेक्निक्स। ठीक है जी, और ये पूरा का पूरा टारगेट मेरा आज का ही है। हाँ जी, आओ बेटा। सबसे पहले अगर मान लो आप आज की डेट में बेटा कोई प्लांट अगर आप सेटअप करते हो, तो आज की डेट में यानी कि इनिशियली टाइम जीरो पर, टाइम जीरो मींस टुडे, आज की डेट, जो भी पैसा आपको प्लांट खरीदने के लिए, मशीन खरीदने के लिए आज लगाना पड़ेगा आउटफ्लो। फिर जैसी बेटा वो मशीन आपकी सेटअप हो जाएगी, मान लो 5 साल की उसकी इकोनॉमिक लाइफ है, तो वो आपको हर साल कुछ ना कुछ कमा करके देगी, हर साल कुछ ना कुछ इनफ्लो मिलने वाला है। तो बेटा जो आपने पैसा इनिशियली लगा दिया, उसके बाद आपको हर साल टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, टाइम 4, टाइम 5, हर साल ये मशीन कुछ ना कुछ कमा करके देने वाली है। ये सब क्या बन जाएगा? इनफ्लो। और जैसे ही मशीन की इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो जाएगी, हम बेच देते थे ना, स्कूल में डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, स्क्रैप वैल्यू पे रियलाइज कर लेते हैं मशीन को, 5 साल चलाएंगे, 5 साल बाद स्क्रैप वैल्यू पर बेच देंगे। तो जैसे ये मशीन की इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो जाएगी, प्लांट आपका, प्रोजेक्ट आपका टर्मिनेट हो जाएगा, तो जो भी पैसा आपने लगाया था मशीनरीज में वो बाद में स्क्रैप वैल्यू पे रियलाइज हो जाएगा। तो इनिशियली जो आपने पैसा लगाया था वो डेप्रिसिएशन के बाद कुछ स्क्रैप वैल्यू की फॉर्म में आपको लास्ट में मिलेगा। ये स्क्रैप वैल्यू की जो इनफ्लो आपको लास्ट में मिलने वाली, इनके नाम है बेटा, जो पैसा आप इनिशियली लगाते हो इसको बोलते हैं बेटा इनिशियल कैश आउटफ्लो। क्या नाम है इसका? इनिशियल कैश आउटफ्लो। और जब तक ये मशीन चलती रहेगी बेटा, अपनी पूरी इकोनॉमिक लाइफ के दौरान आपको कुछ ना कुछ कमा करके देगी। तो जो पैसा आपको हर साल मिलता रहेगा प्रोजेक्ट के सेटअप होने के बाद, उसका नाम है बेटा सब्सीक्वेंट कैश इनफ्लो। प्रोडक्शन होगी कुछ ना कुछ। ऐसा भी हो सकता है बेटा आपके पास मशीनें नहीं थी तब भी आप कुछ ना कुछ माल तो बना ही रहे थे, अब ज्यादा स्पीड से बन रहा होगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा आएगा। हाँ, तो जो डिसीजन लेने की वजह से आने वाला है उसके बारे में बात हो रही है। अभी बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे पूरे। तो आपने मशीन लगाई, इनिशियली कुछ पैसा लगाना पड़ा, मशीन सेटअप होगी, प्रोजेक्ट सेटअप हो गया, प्लांट सेटअप हो गया, आपको हर साल कुछ ना कुछ आपको जनरेट करके देगा। बेटा इन्वेस्टमेंट किस लिए करते हैं? कुछ ना कुछ कमाने के लिए ही करते हैं ना। तो आपने जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी तो हर साल कुछ ना कुछ इनकम भी मिलेगी। हर साल जो पैसा आपको मिलता रहेगा बेटा वो हो जाएगा सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज। और उसके बाद जैसे ही आप अपनी मशीन को बेच दोगे, इकोनॉमिक लाइफ के अंत में जो भी पैसा आपको लास्ट में मिलने वाला है उसको बोलते हैं बेटा टर्मिनल कैश इनफ्लोज। तो 3 टाइप के कैश फ्लो बेटा हमने ढूंढने हैं हर सवाल के अंदर, इनिशियल कैश आउटफ्लो, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज एंड टर्मिनल कैश इनफ्लोज। ठीक है जी, जैसे ही ये कैश फ्लोज आपके हाथ में आ जाएंगे, ये चित्र आपका तैयार हो जाएगा, सारा डेटा आपको मिल जाएगा, फिर आप सेकंड स्टेप पे जाओगे प्रोजेक्ट को इवेल्युएट कर रहे हुए कि इसमें पैसा लगाएं या ना लगाएं। इवेल्युएट करने के लिए हम बहुत सारी टेक्निक सीखने वाले। ठीक है, तो अभी पहला स्टेप है ये सभी कैश फ्लोज को आइडेंटिफाई करना कि इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना है, हर साल ये प्रोजेक्ट आपको कितना कैश फ्लो देने वाला है, और लास्ट में आपकी जेब में कितना पैसा आने वाला है। किसी को बेटा अगर कोई डाउट अभी तक तो प्लीज पूछो। बिल्कुल बेटा, जब भी डिसीजन लेना होगा, हर डिसीजन तो बिगिनिंग में करना पड़ता है ना, एंड में थोड़ी करोगे।
चलो बेटा आगे चलेंगे, बस बातें नहीं करा करो यार, तुम बातों में चले जाते हो, नोटिंग का टाइम मिलता है तो तुम बातें करोगे इसका मतलब नहीं करेंगे हम बातें, हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे नालायकों। चलो आगे चलिए, आओ जरा फॉर्मेट बनाए बेटा, फॉर्मेट। ये बताओ, देखो डिस्टर्बिंग एलिमेंट बोल रहा था, वही बोलो बोलो तेरे कहने से बोलेंगे। चलो अब नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे करेंगे जब, हाँ सुनो सुनो सुनो, अरे बहुत मुश्किल, अरे बहुत मुश्किल चीज पढ़ने वाले हम, बस आओ बेटा फॉर्मेट बनाए। सबसे पहले बेटा हम सीखेंगे इनिशियल कैश आउटफ्लो। बेटा जो भी फॉर्मेट हम बना रहे हैं, हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास एक मशीन प्लांट ऑलरेडी है, पुरानी मशीन, हम उसे बेच रहे हैं, उसे बेचने के बाद हम नई मशीन लेकर के आ रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, अपग्रेडेड वर्जन लेकर के आ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट डिसीजन। क्या बोलते हैं इसको? रिप्लेसमेंट डिसीजन। तो इसके अंदर हमारे एक पुरानी मशीन बेचने वाले हैं और नई मशीन लेके आने वाले हैं। बेटा अगर सवालों में हमारे पास पुरानी मशीन नहीं होगी तो उसका नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मेट के अंदर हम पूरा फॉर्मेट बना रहे हैं फिलहाल, ये मानते हुए कि हमारे पास एक पुरानी मशीन ऑलरेडी है। तो बेटा इनिशियल कैश आउटफ्लो, बेटा फॉर्मेट्स के टाइम पर और कॉन्सेप्ट के टाइम पे जितना ध्यान से पढ़ लोगे सवाल उतनी आसानी से लिख लेंगे, है ना। इनिशियल कैश आउटफ्लो, कृपया ध्यान से समझें। बेटा जैसे ही आपने एक नई मशीन खरीदनी है तो उसकी कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ेगी, तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, पर्टिकुलर अमाउंट तो रहेगा, पर्टिकुलर अमाउंट, बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। तो बेटा आपको नई एसेट के लिए इतने पैसे चाहिए, और हमने ये भी सीखा हुआ है कि अगर आप कोई भी नया प्लांट वगैरह इंस्टॉल करवाते हो तो उसके ट्रांसपोर्ट के खर्चे और उसके इंस्टॉलेशन के सारे खर्चे हम कैपिटलाइज कर देते हैं, एसेट की वैल्यू में ऐड कर देते हैं। नई बात तो नहीं बताई ना कोई, ट्रांसपोर्टेशन के और इंस्टॉलेशन करके जितने भी खर्चे होते हैं वो सब हम उसमें ऐड कर देते हो, ऐड कर देंगे बेटा हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, ऐड कर देंगे बेटा हम इसमें इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, तो आपको अब इतना पैसा चाहिए टोटल, ठीक है जी। इसमें से कुछ पैसा पुरानी मशीन को बेच के आपको मिल जाएगा, तो उसको माइनस कर देंगे सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड एसेट। बेटा देखो हमने अल्टीमेटली ये ढूंढना है कि जो भी डिसीजन आप ले रहे हो उस डिसीजन की वजह से आपके रोकड़े पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे कैश पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो जो भी डिसीजन आप ले रहे हो, अगर आपको 10 लाख रुपए लगाने हैं एक मशीन के लिए, मान लो इंस्टॉलेशन के साथ आपको 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है और पुरानी मशीन को बेच करके आपको 2 लाख रुपए मिल गया, तो इसका मतलब डिसीजन की वजह से आपको अपनी जेब से 8 लाख रुपए निकालने हैं। यस सर, एक बार फिर से बताओ। बेटा मान लेते हैं आपने मशीन खरीदनी है, उसको इंस्टॉल करवाना है, उसके लिए आपको टोटल 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है और पुरानी मशीन बेच के आपको 2 लाख रुपए मिल गए हैं, तो इसका मतलब अपनी जेब से राइट नाउ इस डिसीजन की वजह से आपको 8 लाख रुपए और निकालने पड़ेंगे। तो बेटा हमने जो भी कैलकुलेशन करनी है ये मानते हुए करनी है कि डिसीजन लेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तभी तो ये इवैल्यूएशन होगा डिसीजन का कि इस डिसीजन की वजह से आपके कैश फ्लो पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और अगर वो इफेक्ट पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव होगा तो रिजेक्ट कर देंगे। वो इवैल्यूएशन में पता चलेगा कि पॉजिटिव इफेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट है। तो कुछ पैसा चाहिए मशीन खरीदने के लिए, कुछ पैसा चाहिए बेटा इंस्टॉलेशन के लिए, कुछ पैसा आपको पुरानी मशीन बेच के मिल गया। मान लेते हैं हमारे पास जो पुरानी मशीन थी, जरा ध्यान से सुनना बेटा, मैंने आपको पुरानी मशीन बताई ना, हमारे पास है, हम उसको बेच रहे। मान लेते हैं पुरानी मशीन पूरे साल में 1 लाख यूनिट बनाती थी, तो मैंने अपने स्टोर में कच्चा माल भी रखा होगा उसी की प्रोडक्शन के हिसाब से, प्रोडक्शन भी उसी स्पीड से होती होगी 1 लाख यूनिट के हिसाब से, वेयर हाउस के अंदर भी फिनिश गुड्स 1 लाख यूनिट के हिसाब से रहते होंगे, सेल भी आप 1 लाख यूनिट के पूरे साल के हिसाब से कर रहे हो, तो डेटर भी उसी के अकॉर्डिंग है। नई मशीन आप ले आए, उसने आते ही प्रोडक्शन डबल कर दिया, पूरे साल के अंदर 1 लाख की जगह 2 लाख यूनिट बना करेंगी, तो क्या उसके लिए ज्यादा स्पीड से जब प्रोडक्शन हो रही होगी तो क्या मुझे अपने स्टोर में कच्चा माल अब ज्यादा नहीं रखना पड़ेगा? क्या जब फैक्ट्री में जो काम चल रहा होगा क्या वो अब डबल स्पीड से नहीं चल रहा होगा?
सर डबल स्पीड से चल रहा होगा, इसका मतलब डबल क्वांटिटी पे चल रहा होगा। डबल क्वांटिटी मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, जो उस पे काम चल रहा है वो भी तो डबल हो गई होगी। जैसे ही माल बेटा डबल स्पीड से बन के निकलेगा तो वेयर हाउस में भी तो आपको डबल क्वांटिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। आपकी सेल डबल हो गई तो क्या डेटा डबल नहीं हो जाएंगे? सेल डबल होगी तो उसी प्रपोर्शन में डेटा भी तो बढ़ेंगे। तो अब सिर्फ प्लांट लगा करके, प्लांट को अपग्रेड करके प्रोडक्शन बढ़ाना, सेल बढ़ाना पॉसिबल नहीं होता। आपको वर्किंग कैपिटल भी बढ़ानी पड़ेगी। क्या बढ़ानी पड़ेगी? वर्किंग कैपिटल। आपको कच्चा माल ज्यादा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आपके वर्क इन प्रोग्रेस में ज्यादा माल चलता रहेगा, फैक्ट्री के अंदर आपके पास तैयार माल अब ज्यादा बना रहेगा। आप सेल ज्यादा करोगे तो डेटर्स के पास भी ज्यादा पैसे ब्लॉक करने पड़ेंगे। तो सिर्फ प्लांट खरीद लेने से प्रोडक्शन डबल नहीं हो जाएगी, कुछ पैसा वर्किंग कैपिटल में भी डालना पड़ेगा। लेकिन क्या वर्किंग कैपिटल फिक्स्ड एसेट्स होती? ये तो करंट एसेट्स की बात है, स्टॉक है, डेटर है, ये तो करंट एसेट्स है। क्या इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा? प्लांट पे तो डेप्रिसिएशन लगता है, क्या वर्किंग कैपिटल पे डेप्रिसिएशन लगता है? वर्किंग कैपिटल तो बेटा एक साइकिल होती है, जरा ध्यान से समझो। बेटा मेरे पास कैश है, हम कैश से कच्चा माल खरीद लेते हैं, रॉ मटेरियल, ये स्टोर में पड़ा रहता है। इसको फिर हम कहां पर भेज देते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री के अंदर भेज देते हैं। फिर ये माल तैयार हो जाता है, फिनिश गुड्स बन जाता है, वेयर हाउस में पड़ा रहता है। फिर जैसे ये माल बिक जाता है डेटर बन जाते हैं, और फिर एक दिन और ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। जब तक ये साइकिल चलती रहेगी तब तक बिजनेस चलता रहेगा। मान लेते 5 साल तक ऐसा चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कैश से कच्चा माल आया, कच्चा माल यूज हो गया, फिर और कच्चा माल आएगा। स्टोर के अंदर तो हमेशा माल रखना पड़ेगा, बिजनेस चलाना है तो हमेशा माल रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता स्टोर में माल ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि फैक्ट्री के अंदर काम ही नहीं चल रहा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास कोई माल तैयार ही नहीं पड़ा हो। हमेशा जो पुराना तैयार माल होगा वो बिकता जाएगा, पुराने वाले डेटर से पैसा आता जाएगा, नया कच्चा माल आता जाएगा, पुराने वाला माल कंप्लीट होता जाएगा और नए माल पे काम चलता रहेगा। हमेशा ये पैसा ब्लॉक रहेगा इस साइकिल के अंदर। आपने नया नया बिजनेस शुरू कर, आपने अपने डेटर्स को 2 महीने का समय दिया है पैसे देने के लिए, 2 मंथ क्रेडिट पीरियड। कितने महीने का क्रेडिट पीरियड दे दिया? 2 मंथ क्रेडिट। आपने जनवरी में सेल करी, नया बिजनेस है बिल्कुल फ्रेश, जनवरी में मैंने सेल कर दी। जनवरी में जो सेल करी, क्या पैसे जनवरी में कलेक्ट हो जाएंगे? कब आएंगे? मार्च। फरवरी में सेल करी, क्या कोई पैसा कलेक्ट होगा? कितने महीने के डेटा इकट्ठे हो गए? 2 महीने के डेटा इकट्ठे हो गए। अब मार्च आया है, ये देखो, ये मार्च। मार्च मार्च में मैंने मार्च में और सेल कर दी, क्या कोई पैसा कलेक्ट होगा? क्यों नहीं होगा? जनवरी वाला जो आएगा ना, 2 महीने के डेटा इकट्ठे हो गए थे। आपने बोला 2 महीने के पैसे फंसे हुए, 2 महीने के, क्योंकि 2 मंथ क्रेडिट पीरियड आप दे रहे हो तो 2 महीने का पैसा ब्लॉक हो गया। जनवरी वाला पैसा मार्च में कलेक्ट हो जाएगा, लेकिन मार्च में और भी तो सेल हो गई। 1 महीने की कलेक्शन हो गई, 1 महीने की और सेल हो गई, फिर से कितने महीने की डेटा खड़े? अप्रैल में क्या होगा सर? फरवरी वाले कलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अप्रैल। तो साइकिल तो चलती रहेगी, लेकिन हमेशा 2 महीने का पैसा डेटर के पास पड़ा रहेगा। सेम काम ऐसे स्टोर में होगा, ऐसे ही वर्किंग बोर्ड में होगा, ऐसे ही वेयर हाउस में होगा। हमेशा वो पैसा वहां पर फंसा रहेगा। वर्किंग कैपिटल का मतलब ही होता है फंसा हुआ पैसा। तो जो पैसा ये ब्लॉक हो गया, ये साइकिल के रूप में चलता रहेगा, लेकिन ये इन जगहों पर पैसा पड़ा रहेगा। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट टर्मिनेट होगा, ये डेटर से पैसे कलेक्ट कर लूंगा, पुराने वाला माल बेच दिया जाएगा, सारे के सारे स्टॉक रिकवर हो जाएंगे, पैसे के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि जो वर्किंग कैपिटल आपको अभी अपने धंधे में डालनी पड़ेगी, वो टर्मिनेशन पे वापिस आ जाती। आपने साइकिल दो महीने की डेटर ब्लॉक कर रखे, ध्यान रखो। अब ये 2 महीने के हमेशा रहेंगे, पुराने वाले कलेक्ट होते जाएंगे, नए वाले क्रिएट होते जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप मान लो 5 साल बाद 31 मार्च को बिजनेस बंद कर देते, अगले महीने अप्रैल में अब सेल नहीं होगी, लेकिन फरवरी वाले डेटर तो कलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? मार्च वाले डेटर कलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो जो डेटर में उस समय जब आपने प्रोजेक्ट अपना टर्मिनेट किया होगा, उस समय जो आपके अपनी करंट एसेट्स के अंदर पैसे लगे होंगे अलग अलग जगह पर, वो तो रिकवर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो वर्किंग कैपिटल में आप पैसा लगाने वाले हो, वो आपका एक जगह पर ब्लॉक हो जाता है। कब तक ब्लॉक हो जाता है? जब तक आपका वो प्रोजेक्ट चलता रहता है। जैसे ही वो आपका प्रोजेक्ट टर्मिनेट होगा, वो पैसा आपका वापिस से आपको रिकवर हो जाएगा। जबकि प्लांट अपनी पूरी वैल्यू में रिकवर नहीं होगा। प्लांट बेटा 5 साल तक चलता रहेगा, घिसता रहेगा, पुराना होता रहेगा, डेप्रिशिएट होता रहेगा, बाद में सिर्फ कौन सी वैल्यू पे रिकवर होता है? स्क्रैप। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जो प्लांट की बातें थी बेटा, वो ये थी। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि आपको सवाल बोले कि कुछ वर्किंग कैपिटल भी लगानी है, तो हम लगा देंगे, क्या दिक्कत? हमारे घर से थोड़ी लग रहा है पैसा। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल एडिशनल, इंक्रीमेंटल की बात हो रही है बेटा। पूरे चैप्टर के अंदर हम इंक्रीमेंटल की बातें करेंगे कि आपके डिसीजन की वजह से क्या कैश में मूवमेंट आई है।
जो पैसा इस डिसीजन की वजह से मुझे अपनी जेब से लगाना पड़ा, ये पैसा कब लगाओगे? स्टार्टिंग में। उसको बोलते हैं बेटा हम टाइम जीरो, इनिशियल कैश आउट, टाइम जीरो, इनिशियल कैश आउट। अब एक तारा बनाएंगे बेटा, तारे को जमीन पे लाएंगे, ये तारा है और ये जमीन पे। तो चलो बेटा, अब हमने यहां पर लिखा था सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड एसेट, पुरानी मशीन को बेच के कुछ पैसे मिल जाएंगे तो वो माइनस कर देना। अब क्यों बंद करना है? किसको? तो इस वाली चेयर में शिफ्ट होना यार, यहां तक आ ही नहीं रही यार, क्या बात कर रहे हैं? चल ठीक, टेम्परेचर बढ़ाना, टेम्परेचर बढ़ा, फोन में रिमोट लेके घूम रहे हैं बच्चे। चलो चलो चलो, हाँ मेरे को भी बता दो। आओ आगे देखिए बेटा, पुरानी मशीन बेचनी है यार, तुम्हारे को बेचने का मन नहीं कर रहा। सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड एसेट कैसे बेचेगी सर पुरानी? अकाउंट में क्या करते थे, मान लो एक प्लांट है, आपकी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है 20,000 रुपए का, और आपने किसी को 25,000 का चिपका दिया, तो क्या एंट्री करो? 5,000 का प्रॉफिट हो गया। एक मुश्किल बात है, 11वीं क्लास से खेल रहे हैं हथियारों से। आओ आओ एंट्री सीखे बेटा। तो हम कैसे करते सर, एक मशीन हमने बेची किसी प्राइस के ऊपर, नोटिंग बाद में करना कृपया। हाँ वो जगह स्पेस का इशू बन जाएगा ना वो कैलकुलेशन में फिर अभी। तो सेल प्राइस बेटा हमारे पास है, हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए उसमें से उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं? जो बुक्स में वैल्यू लिखी होती है वो आफ्टर डेप्रिसिएशन लिखी होती है ना, बुक्स में जो वैल्यू बचती है वो आफ्टर डेप्रिसिएशन होती है, उसको कौन सी वैल्यू बोलते हैं? डब्ल्यूडी, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो आपने बेटा रिटर्न डाउन वैल्यू के साथ उसको कंपेयर करा, 25,000 में किसी को कोई एसेट बेची जिसकी डब्ल्यूडीवी कितनी थी? 20,000 रुपए, 5,000 का सर प्रॉफिट हो गया। अब जरा एक एग्जांपल से समझते हैं, प्रॉफिट लिख देता हूं पहले, आप प्रॉफिट हो, ध्यान से समझना है बेटा। हमने एक मशीन बेची 10 लाख रुपए की, जिसकी डब्ल्यूडीवी थी मशीन की बुक्स में 6 लाख रुपए, प्रॉफिट हुआ कि नहीं? प्रॉफिट हो गया। अब बेटा मैंने मशीन बेची, 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना पड़ता है कि नहीं? देना पड़ता है सर, आजकल देना पड़ता है टैक्स। पहले कैश में काम चल जाता था सर। इस कार्यक्रम के पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है, जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस। टैक्स 50%, सर सबसे अच्छा रेट, आसान। 2 लाख का टैक्स लग जाएगा बेटा 4 लाख के ऊपर, 4 लाख पे 50% टैक्स दे दिया, 2 लाख का टैक्स चला गया। आपके पास कितने पैसे बचे? 2 लाख। कितने पैसे बचे बेटा? अरे मुश्किल कैलकुलेशन तो नहीं लग रही, कितने पैसे बच गए? 2 लाख। अरे ये कैसे चल गया? 8 लाख। हाँ अब सुनेंगे, इसलिए वर्किंग नोट लिखा है स्टार्ट। अब सुन बेटा, मैंने मशीन बेची, मशीन कितने की बेची हमने? 10 लाख रुपए की। मेरे हाथ में 10 लाख रुपए, तुमको दिख नहीं रहे हैं? मेरे हाथ अंधा पैसा। चलो चलो चलो, 10 लाख रुपए किसी को नहीं बताना, बाहर खबर चली जाती है ऐसे। 10 लाख रुपए मेरे हाथ में, मैं लेके जा रहा था खुशी खुशी, इनकम टैक्स वाला मिल गया रास्ते में, कह रहा बहुत खुश लग रहा है मशीन बेच के आए। मैंने कहा हाँ, कह रहा टैक्स देना पड़ेगा। मैंने कैलकुलेट करा, टैक्स कितना बनता है? 2 लाख रुपए। मैंने 10 लाख में से 2 लाख निकाल के उसको दे दी, कितने पैसे बचे? 8 लाख। वही है। हम इस पूरे चैप्टर में प्रॉफिट नहीं ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं कैश। क्या बोला? कैश। तू पहले हंस तो ले, खत्म हो गई थी वो बात वहीं पे। हाँ बेटा, मशीन कितने की बेची थी हमने? 10 लाख की। 10 लाख की मशीन मेरे पास है। अब मशीन दूंगा ना, मशीन 6 लाख रुपए की डब्ल्यूडी वाली मशीन थी, मशीन के साथ 6 लाख कैश थोड़ी पकड़ा दूंगा, मशीन भी ले जा, कैश भी ले जा। तो 10 लाख मेरे पास आए मशीन बेच करके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मैंने 2 लाख रुपए का टैक्स दे दिया, 6 लाख की डब्ल्यूडी, तो वो तो नॉन कैश आइटम है ना, बुक्स में एडजस्टमेंट है वो तो। जिसको मशीन दोगे 6 लाख रुपए ऊपर रख के दे दोगे क्या?
तो 6 लाख छोड़ी गए हैं। मशीन बेच के 10 लाख आए थे, टैक्स के नाम के 2 लाख रुपए दे दिए, हाथ में रोकड़ा, कितना बच गया? 8 लाख रुपए। तो मशीन बेच के जो आपको पैसा मिलेगा बेटा वो 8 लाख है। ए माइनस बी, सॉरी बी, अरे रुको ना, भी खत्म नहीं हुआ। हाँ जी बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने किसी को मशीन बेची 10 लाख में, उसकी डब्ल्यूडीवी थी 16 लाख, बुक्स में 16 लाख की लिखी हुई थी, और हमने बेच दी। हमारे पास नोकिया के फोन थे, वो ऐसे ही बिकते हैं, अब तो बिकते भी हैं जीरो। तो मान लो बेटा, अब हमने 10 लाख वाली डब्ल्यूडी 16 लाख की डब्ल्यूडीवी वाली आइटम 10 लाख में चिपकाई किसी को, तो मुझे नुकसान हुआ। कितने लाख रुपए का नुकसान हो गया? 6 लाख रुपए का लॉस हो गया सर। आप लॉस नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या लॉस पे टैक्स देना पड़ता है? टैक्स निकालते हैं ना, ऐसे कम निकालते हैं। हाँ सर, हमने सुना तो होगा कुछ कुछ इसके ऊपर ऐसा कुछ होता है। बेटा लॉस के ऊपर टैक्स देना नहीं पड़ता, लॉस की वजह से टैक्स को रिडक्शन मिल जाती है, इसको बोलते हैं सेट ऑफ। मान लो इधर ये मशीन बेची आपने, 6 लाख रुपए का लॉस हो गया, ये एक ट्रांजेक्शन। बिजनेस भी तो चल रहा है, बिजनेस के अंदर कोई प्रॉफिट हो रहा है, मान लो वहां पे 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ बिजनेस के अंदर? 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब जब मुझे जो टैक्स देना पड़ेगा ना, वो 20 लाख पे नहीं देना पड़ेगा। एक जगह से 20 लाख का प्रॉफिट है, दूसरी जगह से 6 लाख का लॉस है, मैं सेट ऑफ कर लूंगा लॉस को। तो नेट प्रॉफिट जो बचेगा वो 14 लाख रुपए बचेगा, जिस पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि लॉस के ऊपर टैक्स देना नहीं है, टैक्स की बचत करनी है, टैक्स का सेविंग होने वाली है। सुनो, मान लो मैंने 20 लाख के ऊपर पूरा टैक्स कैलकुलेट कर रखा, 50% के हिसाब से सरकार को देने जा रहा हूं हरी वन से, ऐसे, ठीक है। हर मन से 10 लाख रुपए का टैक्स, 20 लाख की इनकम के ऊपर 50% टैक्स कैलकुलेट करके देने जा रहा हूं। बड़े दुखी लग रहा है मशीन बेच के। मैंने कहा लॉस पे भी किया भाई, ये पकड़ो 10 लाख रुपए अपने टैक्स के ले लो। कह रहा कितना घाटा हुआ है? मैंने कहा 6 लाख रुपए का घाटा हुआ है। 6 लाख के घाटे की वजह से मेरे को टैक्स सेविंग मिलनी चाहिए ना, कितने परसेंट के हिसाब से? 50% के हिसाब से 3 लाख का मेरा टैक्स कम लगना चाहिए। डिपार्टमेंट ने बोला ये पकड़ 3 लाख रुपए, जा मोच कर। 3 लाख रुपए मुझे वापस मिल गए। तो जो पैसा अदरवाइज मुझे टैक्स की फॉर्म में देना पड़ता, अगर ये लॉस ना होता, लेकिन इस लॉस की वजह से वो टैक्स सेव हो गया कि नहीं हो गया? एक बात बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, पैसे का ना जाना पैसे के आने के बराबर होता है। पैसे का ना जाना भी पैसे के आने के बराबर होता है। मशीन बेच के 10 लाख लेके आए हो ना, अगर ये लॉस नहीं होता तो पूरा 10 लाख का टैक्स देना पड़ता, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला नहीं, तुम्हारा 3 लाख रुपए टैक्स माफ है। तो 10 लाख रुपए मशीन बेच के भी मिले हैं, और 3 लाख रुपए मेरा टैक्स की सेविंग भी हो गई है। तो मशीन बेच के जो मुझे कैश फ्लो रिसीव हुआ है ना, वो 13 लाख रुपए है। इस बात को समझना है। अगर मैं 20 लाख रुपए के ऊपर 50% के हिसाब से पूरा का पूरा 10 लाख रुपए सरकार को दे दूं, और सरकार बोले नहीं 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 नहीं, आपको तो 6 लाख का लॉस हुआ है, उसके ऊपर तो 50% के हिसाब से 3 लाख का टैक्स आपको नहीं पे करना चाहिए, ये पकड़ो, तो 3 लाख रुपए मुझे रिसीव होंगे कि नहीं होंगे? तो मशीन बेच के 10 लाख रुपए मिले, और 3 लाख रुपए का मुझे टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिला, तो मशीन बेच के जो कैश फ्लो पे नेट इफेक्ट है ना, वो 13 लाख रुपए। या तो आप समझने के लिए करो, या तो फिर ये तो है हमारे पास ए माइनस बी, 10 लाख माइनस माइनस का 3 लाख, 13 लाख। तो आप करोगे ए माइनस बी, तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इनकम पॉजिटिव, टैक्स पॉजिटिव, इनकम नेगेटिव, टैक्स भी नेगेटिव। लेकिन जो ए माइनस बी करके वैल्यू मिलेगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी बेटा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? अच्छा, इधर भी एक चित्र बना देता हूं। चश्मा पिला दे इसको। पहना लो सर, सनग्लासेस पहनाना सर, ब्लैक वाले। हाँ। इतना बढ़िया बनाया यार। सर कान भी बना। अगले वाले चित्र बनाते, चिंता मत करो, दो बार तुम बताना, उसकी बालियां ज्वेलरी सब बनाएंगे। हाँ हाँ, क्या तो क्या होगा, हमें नहीं देंगे। मैंने कोई अपशब्द बोले? मैंने वही बोला, दूसरे सभ्य भाषा में।
सर इसने चश्मा क्यों नहीं पहना? दुखी है, रो रहा है। वो दुखी है, वो रो रहा है बेटा, वो चश्मा आंसू कैसे पहुंचेगा चश्मा पहन के? मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बनाता, हर चीज की एक्सप्लेनेशन होती है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही टाइम पास नहीं यार, नहीं। बना लिया आपने। ओ कोई बात नहीं, फिर भी क्या दिक्कत है? और समझ आया, अच्छे से समझ आया। सुंदर हो गई। बेटा साइड में फूल पत्ती बना लो, सुंदर हो गई। चले आगे। ये हमने कौन सा कैश फ्लो सीख लिया बेटा? अभी हमने इनिशियल कैश आउटफ्लो। इनिशियल कैश आउटफ्लो, ये 20 लाख हटा देते हैं, इसका कोई काम। हो गया। उसके बाद बेटा हमने सीखना, जैसे ही आपका प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा, प्लांट आपके पास आ जाएगा, हर साल वो प्लांट आपको कुछ ना कुछ कमा के देगा। मान लेते हैं पुरानी मशीन से आप हर साल 10 लाख रुपए की सेल कर रहे थे, और नई मशीन फास्ट मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है, तो उस मशीन से अब आप 16 लाख रुपए की सेल कर पा रहे। तो नई मशीन लेने की वजह से, बेटा आसान सवाल पूछ रहा हूं, मुश्किल सवाल नहीं पूछ रहा, जवाब देने की कोशिश करनी है ना। हाँ, पुरानी मशीन से आप 10 लाख की सेल करते थे हर साल, नई मशीन आ गई, ऑटोमेटिक मशीन, फास्ट मशीन, ठीक है, उस पे आप 16 लाख रुपए की सेल कर पा रहे हो हर साल प्रोडक्ट बना करके। तो नई मशीन लेने की वजह से कितने की सेल हुई? नई मशीन लेने की वजह से, नई मशीन नहीं लेते 10 लाख की तो वैसे भी हो रही, नई मशीन आ गई अब 16 लाख की सेल हो रही, तो इसकी वजह से, इस डिसीजन की वजह से आपके कैश फ्लो पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? हर साल 6 लाख रुपए की सेल एक्स्ट्रा होगी। तो यही बेटा आपको यहाँ पर देखना है, इस डिसीजन का इफेक्ट आपको देखना है हमेशा, कि आपके डिसीजन की वजह से क्या चीज में बदलाव आया है। जिन चीजों में बदलाव आता है डिसीजन की वजह से, उनको बोलते हैं रेलेवेंट कॉस्ट। क्या बोलते हैं उसको हम? रेलेवेंट कॉस्ट। ऐसे खर्चे, ऐसी आइटम्स जो आपके डिसीजन की वजह से बदलती हैं, जिन पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता बेटा, वो आपके लिए रेलेवेंट आइटम नहीं है। जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई चेंजेस नहीं आते, वो आपके लिए रेलेवेंट आइटम नहीं है। उनको डिसीजन मेकिंग में क्या यूज करोगे? जैसे मान लो बेटा, इस बिल्डिंग का रेंट हम ऑलरेडी भर रहे हैं, ठीक है, रेंट ऑलरेडी डाल रहे हैं। अब मैं यहाँ पर चाहे कॉमर्स की क्लासेस चलाऊं चाहे साइंस की क्लासेस चलाऊं, मुझे डिसाइड करना है कॉमर्स पढ़ाऊं या साइंस पढ़ाऊं। क्या उसके अंदर बेटा रेंट का कोई डिसीजन मेकिंग में कोई यूज है? रेंट तो इन एनी केस जाना है, तो वो बदलने ही नहीं वाला। चाहे आप कॉमर्स पढ़ाओ तब भी रेंट वही है, चाहे आप यहाँ पे साइंस पढ़ा लो तब भी रेंट वही है। डिसीजन मेकिंग फैक्टर अलग होते, मेरे को साइंस आता ही नहीं है, तो मेरा डिसीजन तो इस पे चलेगा ना, मैं क्या पढ़ा सकता हूँ। तो उसका रेंट का यहाँ पर डिसीजन मेकिंग फैक्टर में कोई लेना देना नहीं। आओ आगे चलिए, सब्सीक्वेंट कैश इनफ्लोस। सब्सीक्वेंट कैश इनफ्लोस, बेटा फिर से वही फॉर्मेट बनाते समय ये बात मान के चलनी कि आपके पास एक पुरानी मशीन ऑलरेडी है, कुछ प्रोडक्शन आप ऑलरेडी कर रहे हो, 10 लाख की सेल ऑलरेडी हो रही है, नई मशीन से 16 लाख की सेल होगी। तो नई मशीन लेने की वजह से आपका रेवेन्यू बढ़ गया, तो आपका बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी बेटा, नई मशीन ले लेंगे, रेवेन्यू बढ़ गया 6 लाख रुपए, तो हमने वो 6 लाख यूज करने, पूरे 16 लाख रुपए यूज नहीं कर लेने आपने इवैल्यूएशन में। तो 6 लाख की बात करिए, उसको बोलते हैं हम इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, तो नई मशीन लेने की वजह से रेवेन्यू कितना बढ़ गया? सर अगर सेल ज्यादा होगी ये तो हमारा फायदा है, हमारे को एक्स्ट्रा रेवेन्यू रिसीव होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपने नई मशीन खरीदी, रेवेन्यू तो बढ़ गया, साथ ही कुछ खर्चे भी सेव हो गए। कुछ खर्चों में, कुछ से कॉस्ट में सेविंग हो सकती है बेटा। पुरानी मशीन बाबा आदम के जमाने की मशीन थी, बहुत पुरानी मशीन, और उसके ऊपर बिजली का बिल बहुत सारा आता था। अब जैसे ही मैंने ऑटोमेटिक अपग्रेडेड मशीन ली, वो 5 स्टार वाली है, तो उसके ऊपर बिजली का बिल कम आएगा, वो सेव हो जाएगा। पुरानी मशीन पे बेटा मेरे को 10 वर्कर एक साथ लगाने पड़ते, तो नई वाली मशीन ऑटोमेटिक मशीन है, 2 वर्कर से काम चल जाता है। तो जो 8 वर्कर आप हटा दोगे, रिट्रेंच कर दोगे, उनकी सैलरी सेव हो जाएगी। तो कुछ खर्चे आपके डिसीजन की वजह से सेव भी हो सकते हैं। रेवेन्यू बढ़ेगा वो तो बेनिफिट है ही, साथ साथ आपके डिसीजन की वजह से कुछ खर्चों में भी सेविंग आ सकती है, वो भी तो बेनिफिट है। तो मैं बेनिफिट को यहां पर ऐड कर रहा हूं। मॉनेटरी बेनिफिट है बेटा, किस चीज का? सेविंग इन कॉस्ट। सर एक बार फिर बता दो, हमने सुना नहीं है ध्यान से। बेटा एक तो रेवेन्यू बढ़ गया,
10 लाख रुपए की सेल आप पहले से कर रहे थे, नई मशीन आ गई 16 लाख की सेल हो गई, तो 6 लाख का रेवेन्यू बढ़ गया, आपको हर साल मिलेगा एक्स्ट्रा। इसके अलावा बेटा पहले बिजली का बिल आता था 1 लाख रुपए महीने का, अब आने लग जाएगा वो 70,000 रुपए महीने का बिजली का बिल, 30,000 रुपए बच गया। सेविंग भी होगी बेटा, आपने एम्प्लॉइज भी निकाल दी, हर महीने की आपके 2 लाख की सैलरी भी सेव होने लगी, वो सब बेनिफिट ही तो है आपका। ज्यादा रेवेन्यू आ गया, मेरा फायदा, खर्चे कम हो गए, मेरा फायदा। लेकिन साथ साथ ऐसा भी हो सकता है बेटा कुछ खर्चे बढ़े भी सही, है कि नहीं? कुछ खर्चे बढ़ेंगे भी तो सही। जब प्रोडक्शन बेटा आप 1.5 गुना करोगे, 2 गुना करोगे, तो मटेरियल भी तो ज्यादा लगाना पड़ेगा, उसी मटेरियल में थोड़ी डबल प्रोडक्शन हो जाएगी, तो मटेरियल के खर्चे बढ़ सकते हैं। नई वाली मशीन महंगी आएगी, उसका इंश्योरेंस का प्रीमियम भी तो ज्यादा होगा पुरानी मशीन के मुकाबले, तो कुछ खर्चे बढ़ेंगे भी। तो ये आपको बेनिफिट मिल रहा है, इस बेनिफिट तक पहुंचने के लिए आपको कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, तो कुछ खर्चे बढ़ भी सकते हैं, तो जो बेनिफिट मिला, बेनिफिट तक पहुंचने के लिए कुछ खर्चे करने पड़े, तो आपके पास आ जाएगा बेटा प्रॉफिट इंक्रीमेंटल। इसको हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, EBDT, अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स। तो आपके डिसीजन की वजह से देखो बेटा, सब कुछ इंक्रीमेंटल लिया है ना आपने, तो आपका जो ईबीडीटी आया वो भी कैसा आएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटल। आगे जो टैक्स भी इस इंक्रीमेंटल प्रॉफिट पे अगर मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा तो वो भी इंक्रीमेंटल ही होगा, सब कुछ इंक्रीमेंटल चल रहा है ऑटोमेटिकली। तो अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, पहले टैक्स माइनस करें या डेप्रीसिएशन? हाँ जी, पहले सर डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अलाउएबल एक्सपेंस है, डिडक्टेबल खर्चा है ना, डिडक्शन मिल जाती है, तो सही टैक्स कैलकुलेट करना है उसके लिए हमको डेप्रीसिएशन यहाँ पर माइनस कर देना चाहिए। डेप्रीसिएशन भी बेटा हम लेंगे कौन सा, इंक्रीमेंटल। पुरानी मशीन पे भी तो लगता होगा कुछ ना कुछ इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन, तो न्यू डेप्रीसिएशन माइनस ओल्ड डेप्रीसिएशन। इंक्रीमेंटल डेप, पुरानी मशीन पे भी डेप्रिसिएशन लगता है, नई मशीन पे भी डेप्रिसिएशन लगता है, कितने का डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा लगेगा वो लेना है हमने। तो इंक्रीमेंटल डेप बेटा हमारे पास आ गया, हम इसमें से माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब हम इसमें से पे करेंगे क्या चीज, टैक्स। जब प्रॉफिट ही बेटा इंक्रीमेंटल है तो टैक्स अपने आप ही इंक्रीमेंटल आ जाएगा, और आपके पास आ जाएगा बेटा अर्निंग आफ्टर टैक्स, EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। बेटा आपने नेट प्रॉफिट ढूंढ लिया है, आफ्टर टैक्स वाला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको मिल चुका है, लेकिन मैं फिर से बात कर रहा हूं बेटा, हम इस पूरे चैप्टर में कैश के बारे में बात करेंगे, प्रॉफिट के बारे में नहीं। लेकिन आपने अभी तक क्या निकाला है, प्रॉफिट। क्या इस प्रॉफिट की कैलकुलेशन में कोई ऐसी आइटम भी एडजस्ट हुई है जो नॉन कैश है? पर हुई तो है, हमको तो सिर्फ कैश चाहिए ना बेटा, और आपने इस प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए एक नॉन कैश आइटम की एडजस्टमेंट की, और वो नॉन कैश आइटम का नाम क्या है, डेप्रीसिएशन। फिर माइनस क्यों किया सर? डेप्रीसिएशन अगर माइनस, हमको अगर कैश तक जाना है और डेप्रीसिएशन नॉन कैश आइटम है, तो मैं उसको माइनस कर ही क्यों रहा हूं? क्योंकि बेटा डेप्रीसिएशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से डिडक्टेबल एक्सपेंस है। अगर आप उसको माइनस नहीं करते तो आपके पास टैक्सेबल प्रॉफिट सही नहीं आएगा। तो सही टैक्सेबल प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए, सही टैक्सेबल प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना जरूरी है। और जैसे ही आपका टैक्स कैलकुलेट हो गया, टैक्स माइनस कर दिया, आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। लेकिन आपको पता तो है ना, ये डेप्रिसिएशन जो आपने माइनस किया था वो किसी को पे थोड़ी करा है। आपने यहाँ पर मान लो 2 लाख का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, प्रॉफिट कागजों में तो कम हो गया, क्या असली में 2 लाख रुपए कहीं चले गए क्या? 2 लाख तो आपके पास ही पड़े हुए। सही कैश का अमाउंट अगर पहुंचना है आपको, सही कैश का अमाउंट ढूंढना है, तो वो 2 लाख का डेप्रिसिएशन एड बैक करना पड़ेगा ना। तो जो डेप्रिसिएशन आपने ऊपर माइनस किया है उसी को एज इट इज हम ऐड बैक कर देंगे। डेप्रिसिएशन वापस से ऐड बैक कर दोगे बेटा जैसे ही आप, तो अब आपके पास सारा कुछ कैश में आ गया है।
उसको हम बोलते हैं बेटा कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, क्योंकि टैक्स की भी बात आ गया ना ये तो कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, CFAT। ये पैसा हमको कब मिलेगा? जब आप सेल्स कर देंगे उसके बाद ठीक है। अरे हर साल मिलेगा भाई, ये चित्र बनाया तो था, हाँ है ना। इनिशियली पैसा लगा दिया, हो गया इनिशियल कैश आउटफ्लो। सब्सीक्वेंट कैश इनफ्लो आपको हर साल मिलने वाला है, तो वो यहां पर आ जाएगा बेटा सब्सीक्वेंट कैश इनफ्लो। ये पैसा कब तक मिलेगा सर? टाइम 1 से लेकर के टाइम N तक, इकोनॉमिक लाइफ के अंत तक। एंड तक मिलता रहेगा, हर साल मिलेगा ब्रो। क्या लिखा है? टाइम 1 टू टाइम N। टाइम N थोड़ी लिखा है सिर्फ। आज आप पैसा लगाओगे, हर साल पैसा कमाओगे, इसीलिए लगाया था। हाँ जी बेटा, किसी को अगर अभी तक इस कैलकुलेशन में अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो। हाँ हाँ बेटा, अगर पुरानी कोई भी मशीन नहीं होगी तो इंक्रीमेंटल नहीं लेंगे, पूरा का पूरा ले लेंगे। वहां पर भी पुरानी मशीन नहीं बेचेगी, नहीं लेंगे ना बेटा, फिर पुरानी मशीन की सेल प्रोसीड नहीं लेंगे फिर वहां पर। अगर मेरे पास पुरानी एसेट है ही नहीं तो सेल प्रोसीड से गोल्ड एसेट कैसे आएगा फिर? उसके नहीं आएगा ना वहां पर। हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। मैं इसके बारे में आगे डिटेल में समझूंगा। सही सवाल। माइनस नहीं है भाई, T1 टू TN है। टाइम 1 से लेकर के टाइम N तक ये पैसा मिलता है ना, जैसे हमने ऊपर चित्र में बनाया है देखो, टाइम 1 2 3 4 5 तक ये पैसा मिलता रहेगा, टाइम 1 टू टाइम N। हाँ भाई नहीं, ये तो हम फॉर्मेट बना रहे हैं बेटा, फॉर्मेट थोड़ी अधूरा बना सकते हैं। फॉर्मेट पूरा रखेंगे, क्वेश्चन की जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे काम कर लेंगे। लगभग हर सवाल में सारा काम करना पड़ेगा बेटा, बातें करने का बिल्कुल समय नहीं दिया मैंने बस पॉइंट पूछने के लिए बोला कि अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। चलो बेटा आगे चलेंगे। इनिशियल कैश आउटफ्लो आपने कैलकुलेट कर लिया है, सब्सीक्वेंट कैश इनफ्लोज भी आपने कैलकुलेट कर लिया बेटा, आगे चलेंगे हम। टेक्निक्स तो बेटा बाद में करेंगे ना, पहले टर्मिनल कैश इनफ्लो भी तो करना है। हाँ जी बेटा, दो कैश फ्लो आपने सीख लिए हैं, इनिशियल कैश आउटफ्लो, सब्सीक्वेंट कैश इनफ्लो। अब मुझे ढूंढना है टर्मिनल कैश इनफ्लो। अब जो मशीन आज आपने खरीदी है बेटा, नई मशीन, ये जो न्यू एसेट आप आज खरीद के आए हो, ये कुछ साल बाद अपनी इकोनॉमिक लाइफ के अंत में बेटा ये भी पुरानी हो चुकी होगी मशीन, और इसको भी बिल्कुल वैसे बेचेंगे जैसे आपने थोड़ी देर पहले ये मशीन बेची थी। ये मशीन बेचने के तो फॉर्मेट था। अब 5 साल बाद 10 साल बाद उसकी इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो जाएगी तो उसको भी बेचना है, और बिल्कुल यही फॉर्मेट है, नई मशीन को भी जब पुरानी हो जाएगी उसको भी इसी तरीके से बेचा जाएगा। हम लिखेंगे बेटा फॉर्मेट का नाम टर्मिनल कैश इनफ्लोज। टर्मिनल कैश इनफ्लोज। तो टर्मिनेशन पर प्रोजेक्ट के आपको क्या पैसे मिलेंगे सर? हम मशीन को बेचेंगे, नई मशीन, सेल प्राइस लेस WDV। बेटा प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। बेटा प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। और अगर इनकम पॉजिटिव तो टैक्स पॉजिटिव, इनकम नेगेटिव तो टैक्स भी। ऐसी तो दिखाया था अभी ब्रैकेट में न्यू मशीन कर दो बेटा। अगर तुम्हारे को अभी भी ये लिखने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है ना कि नई मशीन की बात होगी, तो ध्यान नहीं है अभी सवाल। यस सर।
और 45 सवाल करने के बाद ना तुम्हारे को बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा टर्मिनल मशीन में न्यू मशीन है, मैं नहीं लिख सकता यहाँ पर न्यू, क्योंकि आगे जब हम सवालों पे जाएंगे सवाल नंबर 30-32 के आसपास, यहाँ पे मुझे पुरानी मशीन में लिखनी है। ठीक है, तो आपको न्यू लिखने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है कि 5 साल बाद कौन सी मशीन बेचोगे। क्या मतलब पुरानी यस सर, ये पुरानी तो वैसे आज ही बेचने वाले हैं, क्या मतलब बाद में फिर आज ना बेचो। वो अलग कहानी है बेटा। अभी उसका जब जवाब दूंगा ना सवाल का, वो सब एक साथ खत्म हो जाएगा। जिससे हमें माइनस में ब्रैकेट भी लगा कहाँ पर सर आज तक ब्रैकेट में बेटा दोनों में से भाई पूछ रहे ना मैं एस्टिमेट गलत दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो, एक चीज कर सकते हो, एक साइड माइनस भी लगा दिया, इधर ब्रैकेट भी लगा दिया ना, वो माइनस माइनस हो जाएगा। ओ ब्रैकेट का मतलब ही नेगेटिव आइटम है, ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव आइटम है, तुमने यहाँ पर भी माइनस लिख दिया तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना। फिर वो एक काम कर सकते हो ना, या तो माइनस का साइन लगाओगे या तो ब्रैकेट लगाओगे, माइनस के बाद ब्रैकेट लगा दोगे वो तो माइनस माइनस, ये वाला केस हो जाएगा। फिर ये जो अभी पूरा ये वाला है, एक माइनस माइनस का भी तो कर रहे हो, तभी तो तुमने यहाँ पर प्लस लिखा है। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट में है और माइनस का साइन भी है। अगर तुम आगे माइनस भी लगाओगे और ब्रैकेट का साइन भी लगाओगे तो प्लस हो जाएगा ना। दोनों चीजें एक साथ नहीं करते बेटा, एक काम होता है। आओ जी, तो बेटा प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, इनकम पॉजिटिव, टैक्स पॉजिटिव, इनकम नेगेटिव, टैक्स पॉजिटिव, लेकिन लास्ट में जो आपके पास पैसा आएगा बेटा वो पॉजिटिव ही रहेगा। ए माइनस बी कैसे करते थे बेटा, ए माइनस बी, मुद्दे के ऊपर रहो बेटा, इधर उधर ध्यान मत भटकाओ। ए माइनस बी, ये पैसा आपको, जैसे पुरानी मशीन बेची थी बिल्कुल वही का वही फॉर्मेट है, लेकिन यहां पर बस एक चीज का बदलाव आने वाला है। हमने बेटा थोड़ी देर पहले भी डिस्कशन किया था, बिल्कुल जब आपने बेटा इनिशियल कैश फ्लो कैलकुलेट किया था तो फिर आपने यहां पर लिखा था वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लिखा था वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और इसके बारे में हमने चर्चा भी की थी कि वर्किंग कैपिटल का मतलब कोई फिक्स्ड एसेट नहीं होता, ये सिर्फ ब्लॉकेज ऑफ फंड है। आज पैसा ब्लॉक हो गया, जब तक बिजनेस चलता रहेगा ये सब बिजनेस में घूमता रहेगा, और जैसे ही आपका प्रोजेक्ट टर्मिनेट होगा उस समय ये पैसा आपको वापस रिकवर हो जाएगा। तो लास्ट में आपको टर्मिनेशन के टाइम पर ये वर्किंग कैपिटल भी वापस से रिकवर कर लेनी। तो इस ए माइनस बी के बाद ये तो मशीन बेच के पैसा आ गया, अब वर्किंग कैपिटल रिकवर करेंगे बेटा, प्लस करेंगे रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल। और ये पैसा आपको कौन सी डेट पे मिलने वाला है, टाइम एन पर, अंत में, प्रोजेक्ट के अंत में आपको ये पैसा मिलेगा। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल। बेटा अगर आपने सवाल के स्टार्टिंग में इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ 5 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल लगाई और क्वेश्चन ने आपको वर्किंग कैपिटल को रियलाइज करने के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो भी आप उसे 100% वैल्यू पर यानी कि 5 लाख रुपए पे ही रियलाइज करोगे। क्वेश्चन अगर रियलाइजेशन के बारे में कुछ भी ना बोले तो भी आपने उसको रियलाइज करना है। इसके लिए हम लिखेंगे एक नोट। Unless the question provide otherwise, unless the question provide otherwise, working capital invested at inception of project देखिए सर मूवी but unless the question provide otherwise, working capital invested at inception of project shall be recovered at 100% value on termination. Unless the question provided otherwise, working capital invested at inception of the project shall be recovered at 100% value on termination of a project. तो जो भी वर्किंग कैपिटल आपने स्टार्टिंग में लगाई है वो प्रोजेक्ट के टर्मिनेशन पर आपने 100% वैल्यू पे रिकवर कर लेनी है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बताता तो, नहीं तो जो सवाल बोलेगा क्वेश्चन की बात हम मान लेंगे।
ठीक है जी। तो बेटा अभी तक हमने इनिशियल कैश आउटफ्लो सीख लिया है, सब्सीक्वेंट कैश इनफ्लो सीख लिया है, टर्मिनल कैश इनफ्लो सीख लिया है। अब बेटा आपने इसका मतलब सारे कैश फ्लोज कैलकुलेट कर लिए हैं, आपके पास ये चित्र बनके तैयार हो चुका है। टाइम 0 के आउटफ्लोज आपके पास आ गए हैं, टाइम 1 से लेकर के टाइम n तक के आपके कैश फ्लोज आ चुके हैं। टर्मिनल वाला भी बेटा मान लेते हैं मैंने इसी लास्ट इनफ्लो में ऐड कर लिया है, तो मेरे पास सारे कैश इनफ्लो और आउटफ्लो अवेलेबल है। अब सवाल ये है कि इन कैश फ्लोज को यूज करने के बाद मैं ये डिसाइड कैसे करूं कि मुझे इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है या करेंगे। टेक्निक से बेटा 8 टेक्निक है। सर कितने टेक्निक हो गए? एक भी नहीं हुई अभी तो, टेक्निक शुरू ही नहीं करी यार, टेक्निक अब शुरू करेंगे। 8 चले बेटा आगे। अब अभी तक सब कुछ समझ में आई है बातें, एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा। सवाल में क्या हो सकता है बेटा, सवाल आपके पास दो प्रकार के हो सकते हैं पेपर में। या तो वो आपको स्टोरी देगा, स्टोरी क्वेश्चन लिख करके देगा, पूरा पैराग्राफ बना करके आप ये अपनी सारे कैश फ्लोज को ढूंढोगे और उसके अंदर फिर आपसे वो एक दो टेक्निक लगवा करके इवेल्युएट करवा ले। दूसरा ये हो सकता है कि सीधा सीधा वो आपको कैश फ्लो दे दे, ये बना हुआ मिला है, ना इनिशियल कैश फ्लो ढूंढना है ना सब्सीक्वेंट ढूंढना है, कैश फ्लो दे रखे हैं, सवाल में दे रखे हैं, आपको बस टेक्निक अप्लाई करनी है। कैश फ्लो मिल जाएंगे तो आप टेक्निक अप्लाई करोगे, लेकिन जब ऐसा सवाल आएगा तो उसमें फिर वो टेक्निक्स ज्यादा अप्लाई कर पाएगा, 4-5 टेक्निक लगवा लेगा एक साथ। या तो वो कैश फ्लो कैलकुलेट करवा के एक दो टेक्निक लगवाएगा, या तो फिर कैश फ्लो दे देगा और 4-5 टेक्निक अप्लाई करवा। और टेक्निक्स बेटा वही है, कॉमन बार बार सेम टू सेम अप्लाई होती जाएगी, लेकिन हर सवाल में कैश फ्लो कैलकुलेट करने का तरीका बदलता जाएगा उसकी स्टोरी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, जो टेक्निक है वो तो वही रहेगी। तो अब हम जो सीखने वाले हैं पूरे चैप्टर में कॉमन है, हर सवाल में इन्हीं में से कोई ना कोई टेक्निक लगने वाली है। मतलब 4 टेक्निक की बात करते हैं, 8 टेक्निक की बात करते हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट इसका खत्म हो जाएगा, लास्ट में फिर एक और कॉन्सेप्ट आएगा, मतलब बिल्कुल आखिरी में ही आएगा चैप्टर, कैपिटल रेशनिंग करेंगे बिल्कुल आखिरी में आएगा। हाँ जी, आओ बेटा। जब ये कैश फ्लोज आपके पास कैलकुलेट हो गए हैं, इनिशियल कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो आ गए, सब्सीक्वेंट कैश इनफ्लो आ गया, टर्मिनल आ गया, अब हम बेटा सीख रहे हैं इवैल्यूएशन टेक्निक्स। इवैल्यूएशन टेक्निक, तो बेटा पहली टेक्निक हमारे पास है, सुनो हमने जो 8 टेक्निक्स डिस्कस करनी है बेटा, 8 में से जो पहली 2 टेक्निक्स है वो है ट्रेडिशनल टेक्निक्स, और बाकी की जो 6 टेक्निक्स है वो है मॉडर्न टेक्निक्स। तो जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं वो पैसे को, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करती। किसको कंसीडर नहीं करती? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। वो इस बात को नहीं मानती कि आज का पैसा 5 साल बाद के पैसे से अलग होता है। मॉडर्न टेक्निक्स में हमने सीखा हुआ बेटा, हमने हर चैप्टर के अंदर लगभग यही बात करें कि आज के पैसे को आप 1 साल बाद के पैसे से कंपेयर नहीं कर सकते। हमने 5 बार एक लाइन भी बोली थी, याद है? हाँ, अलग अलग डेट पे, अलग अलग डेट पे रखा हुआ पैसा ना तो ऐड हो सकता है ना ही आपस में कंपेयर हो सकता है कि नहीं, ये बात हमारे को पता है। लेकिन अब हम इधर देखो, अब आउटफ्लो तो आपने आज की डेट में लगा दिया, लेकिन सब कैश इनफ्लो तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद मिलने वाले हैं। आप इसको आउटफ्लो के साथ कंपेयर कैसे करोगे? आउटफ्लो तो आज जाने वाला है, इनफ्लो 1 साल 2 साल बाद आने वाला है, आपस में कंपेयर कैसे करें? तो जो ट्रेडिशनल टेक्निक है वो तो भेदभाव करती ही नहीं, वो बोलती है हर डेट पे रखा हुआ पैसा बराबर होता है, पैसा पैसा होता है। ठीक है ना, आपस में कंपेयर भी हो सकता है और ऐड भी हो सकता है। लेकिन जो मॉडर्न टेक्निक है वो क्या बोलती है? नहीं, अलग अलग डेट पे रखा हुआ पैसा ना तो ऐड होगा ना ही आपस में कंपेयर होगा। कंपैरिजन करना है तो सेम डेट पे करना पड़ेगा, फिर हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी, आओ सबसे पहले हम पुरानी ट्रेडिशनल मेथड वाली 2 टेक्निक्स करें जिसमें कोई प्रेजेंट वैल्यू का, कोई टाइम वैल्यू का चक्कर नहीं। फर्स्ट टेक्निक, मेथड का नाम है बेटा पे बैक मेथड। बेटा इस मेथड में हम कैलकुलेट करते हैं पे बैक पीरियड। क्या कैलकुलेट करते हैं हम? पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का मतलब होता है कितने समय में आप अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को प्रोजेक्ट से रिकवर कर लोगे। क्या बोला मैंने? कितने समय में
आप अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को प्रोजेक्ट से रिकवर कर लोगे। मान लो आपने एक प्रोजेक्ट में, बहुत मुश्किल सवाल पूछ रहा हूं, आपने एक प्रोजेक्ट के अंदर 10 लाख रुपए लगाए और वो प्रोजेक्ट अब आपको हर साल 2-2 लाख रुपए कमा के दे रहा है सर 5 साल में। उसके बाद पैसे आते रहेंगे, मना नहीं कर रहा, लेकिन हमको कंसीडर ही नहीं करने। हम तो सिर्फ क्या ढूंढ रहे हैं, पे बैक पीरियड। कितने साल में जो पैसा लगाया था आपका वापिस आ जाएगा। 10 लाख लगाए हैं, हर साल 2-2 लाख रुपए मिल रहे हैं, 5 साल में पैसा वापिस आ जाएगा। एक बात सुनो बेटा, ये जो आपने सब्सीक्वेंट कैश इनफ्लोज कैलकुलेट करे, आपने सेल्स में जो सारे खर्चे वर्चे माइनस करे, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया 2 लाख पर एनम, टाइम 1 टू टाइम एन, आपको हर साल 2-2 लाख रुपए मिलने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हर साल सेम पैसा आने वाला है। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलोगे। आप बोलते बोलो। हाँ, ये बताओ बेटा, अगर हर साल सेम पैसा मिलने वाला है तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट कैश इनफ्लो। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, कांस्टेंट कैश इनफ्लो। जब हर साल आने वाला पैसा से आपने बोल दिया टाइम 1 से लेकर के टाइम एन तक सेम पैसा आएगा, तो वो कांस्टेंट कैश इनफ्लो है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है हर साल सेल बढ़ रही हो, सर अगले साल 2 लाख की सेल होगी, फिर 10% सेल बढ़ जाएगी, फिर 10%, और डेप्रिसिएशन अगर डब्ल्यूटीवी मेथड से हो गया तो हर साल का डेप्रिसिएशन भी तो अलग अलग होगा। तो इसका मतलब आपके कैश फ्लो हर साल सेम नहीं हो सकते। ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में कि कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आपके हर साल सेम ना हो, अलग अलग आ जाए, तो आपको हर साल का कॉलम भी अलग अलग बनाना पड़ेगा। हर साल का सेल अलग, खर्चे अलग, डेप्रिसिएशन अलग, टैक्स भी अलग, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स भी अलग। इसका मतलब फिर आपको कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। मान लो अगर 5 साल की लाइफ है और डेप्रिसिएशन डब्ल्यूटीवी मेथड से हो गया, 5 साल की लाइफ हो और डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीबी मेथड से हो जाए, तो आपको 5 कॉलम बनाने पड़ेंगे, 5 साल के कैश फ्लो अलग अलग ढूंढने पड़ेंगे। वो अलग अलग कैश फ्लो को क्या तुम कांस्टेंट कैश फ्लो बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं वेरिंग कैश फ्लो। क्या बोलते हैं उसको। तो अगर हर साल पैसा सेम सेम आ जाए, 2-2 लाख रुपए आ रहे हैं, तो कांस्टेंट कैश फ्लो है। अगर हर साल पैसा अलग अलग आ जाए तो वेरिंग कैश फ्लो है। चलो पहले यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। सर पे बैक मेथड का मतलब क्या, लिखो नोटबुक के अंदर। चलो, पे बैक मेथड लिखेंगे बेटा इसमें। पे बैक पीरियड मींस, हेडिंग पे बैक मेथड है, अंदर लिख रहे हैं पे बैक पीरियड मींस ड्यूरेशन इन विच, payback period means duration in which initial cash outflows are recovered, duration in which initial cash outflows are recovered from cash inflows of the project, duration in which initial cash outflows are recovered from cash inflows of the project, initial cash outflows are recovered from कैश इनफ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। तो बेटा हमारे पास कैश फ्लो लेकिन 2 प्रकार के हो सकते हैं, अभी अभी ने तुम सुना, कांस्टेंट भी हो सकते हैं और वेरिंग भी हो सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं बेटा एक बारी कांस्टेंट कैश इनफ्लोज के बारे में। कांस्टेंट कैश इनफ्लोज, ये तो बहुत सिंपल है बेटा। अभी तुमने बताया सर 5 साल में पैसा आ जाएगा, कैसे आएगा वो, 10 लाख रुपए लगाए, हर साल 2-2 लाख रुपए मिल रहे हैं, कितने साल में पैसा आ जाएगा, 5 साल में। कैसे पता चला सर, 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख। तो 10 लाख क्या है, 10 लाख है बेटा आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो, इनिशियल कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय पर एनम कैश इनफ्लो। हर साल क्योंकि सेम सेम पैसा आ रहा है तो इसलिए क्या लिखा पर एनम कैश इनफ्लो। तो यहाँ पर कोई एग्जांपल की जरूरत नहीं है, वो तो तुमने कैलकुलेट कर ही लिया। सर 10 लाख रुपए लगाएंगे, हर साल 2-2 लाख रुपए पाएंगे, तो 5 साल में पैसा हमारा रिकवर हो जाएगा। दूसरा केस हो सकता है बेटा वेरिंग कैश इनफ्लोज। बेटा इन्फ्लेशन नहीं, अगर इन्फ्लेशन होगा तो बेटा इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट फाइनल में सीखेंगे। बहुत आसान काम होता है लेकिन पता नहीं फाइनल में क्यों अभी क्यों। डिस्काउंटिंग फैक्टर, इन्फ्लेशन डिस्काउंटिंग से तो प्रेजेंट में आ जाएगा, इन्फ्लेशन लगाना तो फ्यूचर में जाओगे ना, पहले पहले इन्फ्लेशन लगाना पड़ेगा, फिर डिस्काउंटिंग रेट से डिस्काउंट करना पड़ेगा। वेरिंग कैश इनफ्लो, बेटा हर साल आपको जो पैसा मिल रहा है वो अलग अलग मिल रहा है, वेरिंग कैश इनफ्लोज।
बेटा टाइम जीरो पर हमने एक प्रोजेक्ट में 1,36,000 रुपए लगाए और हर साल ये प्रोजेक्ट बेटा हमें कुछ ना कुछ कमा करके दे रहा है। 30, 40, 60, 30, 30। बेटा आपने एक प्रोजेक्ट में इनिशियली टाइम जीरो पर 1,36,000 रुपए लगाए हैं और हर साल ये प्रोजेक्ट आपको पैसे कमा करके दे रहा है 30, 40, 60, 30, 20। आपको 1,36,000 रुपए जो आपने लगाए इनिशियल कैश आउटफ्लो के वो आपको रिकवर करने। पेबैक पीरियड का मतलब जो पैसा आपने इनिशियली लगाया था वो कितने समय में आप रिकवर कर लोगे। कैसे रिकवर करेंगे सर? बेटा आपको अगर वेरिंग कैश फ्लोज को सॉल्व करना है कृपया ध्यान से समझे। आपको बेटा क्यूमुलेटिव करना पड़ेगा कैश फ्लो। आपको टोटल 136 बनाना है, यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आपको क्यूमुलेटिव करना है और लास्ट में यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा। कैसे काम करेंगे जरा क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो देखो बेटा। सर पहले साल में 30,000 आ गए, 40 और मिल जाएंगे तो टोटल कितने हो गए? हमको कितने बनाने हैं? 136 जो आपने इनिशियली लगाए वही तो रिकवर करोगे। तो 30,000 आ गए, 40,000 और मिल गए, 70 और 60,000 और मिल गए तो 1,30,000। 30,000 और आ गए तो 1,60,000। 20,000 और आ जाएंगे तो 1,80,000। हमने कितने रिकवर करने दे भाई? 136। कौन से साल में रिकवर हो जाएंगे? सर 3 साल बीत जाएंगे तब तक मेरे पास कितना पैसा आ चुका होगा? 1,30,000 आ चुके हैं। तो 3 साल तो लगने ही लगने हैं। ढूंढेंगे, एग्जैक्ट ढूंढेंगे यार, एवरेज थोड़ी करना है, यूनिटरी लगाना है। कैसे सर? 3 साल तो देखो कम से कम लगने ही लगने हैं, क्योंकि 3 साल तक आप पहुंचोगे तो आपके पास केवल 1,30 होगी। आपको अभी 6,000 की और शॉर्टेज है, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? कितने रिकवर करनी है? 1,36, 1,30 आ चुके हैं 3 साल के अंदर ऑलरेडी। कितने रुपए की शॉर्टेज है? 6,000 की शॉर्टेज है। मुझे 6,000 और कमाने। लेकिन अगर मैं पूरे 1 साल और काम कर दूं, अगर मैं पूरा तीसरे से चौथे साल यानी 4th ईयर कंप्लीट काम कर दूं तो मुझे पता है कितना पैसा मिलेगा? 30,000। 30,000 चौथे साल में अगर आप पूरा काम कर लेते हो तो आपको 30,000 मिलते हैं। तो अगर 30,000 कमाने के लिए पूरा साल काम करना पड़ता है तो 6,000 कमाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? मैंने बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया बेटा, पता नहीं कैसे करोगे तुम लोग। सर अगर चौथे साल के 30,000 रुपए कमाने के लिए पूरा 1 साल काम करना पड़ता है तो जो 6,000 की शॉर्टेज है उसको पूरा करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा 3.2 ईयर्स। यहाँ पे कितना है? 2.4 आ रहा है। अच्छा 2.4 कैसे आ रहा है? 12 लिया है क्या? महीने लिया है क्या तुमने? 12 मंथ लिया है ना? हाँ मैंने 1 ईयर लिखा बेटा, इंग्लिश तो देखो यहाँ पे। ये 3.2 ईयर्स। मेरा 2.4 नहीं आएगा ना? सही है। 2.4 आ रहा है क्या? 3.2 आ रहा है यार। 1/5 तो है, 0.5 हाँ 1/5 3.2। 1999 आ रहा है। चलो बेटा कोई बात नहीं, नंबर्स के साथ तो खेल लेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, क्या कहानी समझ में आ रही है? सर कैसे करा एक बार फिर बताओ, बहुत मुश्किल लग रहा है तो। 3 साल बेटा आपको टोटल जो टारगेट है कवर करने का वो 1,36,000 है। हम 1,36,000 रुपए कवर करना चाहते हैं। पहले साल में 30,000 आ गए, दूसरे में 40 और आ गए, 70 बन गए, तीसरे साल में 60,000 और आ गए, 1,30,000 बन गए हैं। चौथे साल में आपको 30,000 और मिल जाता है तो आपको 1,60 बन जाता है, लेकिन मुझे तो 1,36 बनाने। यानी कि चौथे साल के दौरान आपका 1,36,000 रुपए पूरा हो जाएगा। 3 साल तो कम से कम लगने हैं, ऐसा तो हमको पता चल ही गया था। 3 साल तो कम से कम लगने थे, 3 साल से ऊपर कितना पीरियड लगना है वो ढूंढना है। अगर मैं 1 साल और काम करता हूं तो मुझे 30,000 रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 30,000। जबकि मुझे शॉर्टेज कितने की है? 6,000। तो अगर 30,000 रुपए कमाने के लिए 1 साल काम करना पड़ता है तो 6,000 रुपए कमाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? 0.2 ईयर्स। 0.2 ईयर्स। तो 3 ईयर्स प्लस 0.2 ईयर्स इज इक्वल टू 3.2 ईयर्स। किसी को बेटा महीनों में लिखना है, ऊपर 12 महीने लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। किसी को दिनों में लिखना है, यहाँ पे 360 दिन लिख के कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर दोनों को ऐड नहीं कर पाओगे, फिर ऐसे लिखना पड़ेगा 3 ईयर्स 2.4 मंथ्स, इस तरीके से होगा ऐसे। 36 महीने कर दो, 36 महीने कर दो। हाँ ऐसे कर लो। हाँ बेटा अपने सवाल को मुश्किल बनाओ बेटा, ज्यादा कैलकुलेशन करो। पर लिखने में तो फिर भी वही समझने में 3.2 इयर्स 3 महीने 3 साल 2 महीने। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता बेटा, 1 साल में आजकल 10 महीने नहीं होते ना, 3 साल 2 महीने 12 महीने होते हैं। 3 साल 2 महीने नहीं बोलते इसको। क्यों करना है? यही आंसर है।
क्यों करेंगे? प्रैक्टिकली के लिए बेटा जैसे मन करे, मेरे को कोई आपत्ति नहीं, मंथ में लिखेगा तब भी पूरे नंबर दूंगा और एग्जामिनर भी नंबर नहीं काटने वाला। सर फॉर्मूला नहीं है यूनिटरी मेथड के लिए फॉर्मूला लिखवाऊंगा ऐसे ही और क्या। तो बेटा इस मेथड में मान लो अगर आपके पास दो प्रोजेक्ट हैं और एक का पेबैक पीरियड आ गया 3 ईयर, दूसरे का पेबैक पीरियड आया 4 ईयर, आप कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे? 3 ईयर्स वाले में। जो प्रोजेक्ट मेरा पैसा कम से कम जल्दी से जल्दी वापस कर दे उस वाले प्रोजेक्ट में हम पैसा लगाएंगे। तो इसका जो डिसीजन क्राइटेरिया है वो क्या रहता है? लोअर द पेबैक पीरियड बेटर विल बी द प्रोजेक्ट। हाँ बेटा आपका डिसीजन क्राइटेरिया कैसा रहेगा? अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं तो फिर आप किसी एक को सिलेक्ट करना चाहते हो तो हम कैसे करेंगे बेटा? जिस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड कम होगा उस वाले प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। लोअर द पे बैक पीरियड बेटर विल बी द प्रोजेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? चलो जी बढ़िया। चलो जी बेटा सेकंड मेथड, सेकंड टेक्निक पे चलेंगे। एवरेज रेट बेटा बातें नहीं करनी। सर मैं अरे इतना बढ़िया माहौल बना हुआ है पढ़ने का यार। सर तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, बेटा टेक्निक का नाम है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ब्रैकेट में क्या लिखा है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हो बेटा, इसका दूसरा नाम। बेटा 8 टेक्निक में से 7 टेक्निक्स ऐसी हैं जो कैश फ्लो के बारे में बात करती है। किसके बारे में? कैश फ्लो। इसलिए हमने फॉर्मेट भी अपने सारे सारे कैश के हिसाब से बात कर बनाई है। ये इकलौती ऐसी टेक्निक है जिसमें कैश फ्लो यूज नहीं होता, प्रॉफिट यूज होता है। क्या यूज होता है? प्रॉफिट। सिंपल टेक्निक है बेटा, इसलिए इसका नाम भी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है। फाइनेंस वाली टेक्निक नहीं है, अकाउंट्स वाली टेक्निक है। अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट की रेशियो तो निकालते थे कि आपने इतना प्रॉफिट कमाया इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो कितने परसेंट रिटर्न मिल गई। तो मान लो आपने 10 लाख रुपए लगाए और हर साल 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहे तो 20% रेट ऑफ रिटर्न हो गया। वही ढूंढना बस यहाँ पर 20% रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। कैसे ढूंढते हैं? बहुत सिंपल फॉर्मूला है बेटा, ध्यान से समझो। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन average profit after tax upon average investment। average profit after tax upon average investment multiply by 100। तो ARR कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, कितनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कमा रहे हो, सीधी सी बात है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल रहा है बस। एवरेज इन्वेस्टमेंट पर एवरेज प्रॉफिट। ये एवरेज सर निकालने के लिए निकालेंगे एवरेज। बेटा मान ले 5 साल की लाइफ है, 5 साल के कैश फ्लो ढूंढ लिए, अर्निंग आफ्टर टैक्स भी आ गई, 5 साल का एवरेज प्रॉफिट करना है। 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करो, 5 से डिवाइड करो। प्रोवाइड करेगा ये एवरेज मेथड, क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा ये एवरेज मेथड। बेटा देख, डेटा हम कभी भी घर से नहीं लेके जा सकते, वो हमारे को सवाल ही देगा। और सवाल जब मुझे कैश फ्लो देगा तो मुझे अर्निंग आफ्टर टैक्स तक जाना पड़ सकता है। सवाल मुझे कोई ना कोई इंग्लिश समझाएगा, वहां से मुझे अर्निंग आफ्टर टैक्स पे जाना पड़ेगा। तो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी या तो अर्निंग आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। तो ईएटी तो क्वेश्चन से मिलेगा मुझे। अब मुझे उसकी एवरेज करनी, तो बेटा एवरेज अर्निंग आफ्टर टैक्स यानी कि एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको कैसे मिलने वाला है?
एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू सिग्मा पैक्ट अपॉन एन। बेटा अगर आपके 5 साल की प्रोजेक्ट की लाइफ है तो 5 साल के सारे प्रॉफिट्स ऐड करो, एन से डिवाइड करो, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और एवरेज इन्वेस्टमेंट, सर एक बार repeat कर दीजिए। बेटा एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? मान लो 5 साल की आपने कैश फ्लो की स्टेटमेंट बनाई, अच्छा ठीक है, ये तो आप एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब बात करें बेटा एवरेज इन्वेस्टमेंट की, कृपया ध्यान से समझो। बेटा आपने आज की डेट में एक 10 लाख की मशीन खरीदी, उसकी लाइफ है 5 साल, 5 साल के बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू है 0। हर साल का डेप्रिसिएशन कितना बना? 2 लाख। आपने फर्स्ट ईयर में जब वो मशीन लगाई तो वो 10 लाख की थी, यानी कि पहले साल में जो भी प्रॉफिट आपने कमाया वो 10 लाख रुपए लगा के कमाया है। समझ में आती है बात? क्या सेकंड ईयर में भी जब आपने उस मशीन को यूज किया उसकी वैल्यू तब भी 10 लाख थी? क्या उस साल आपकी इन्वेस्टमेंट 10 लाख की थी? नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो गई। और उसके अगले साल, और उसके अगले कम होती जा रही है ना, और आखिरी में कहां तक पहुंच जाएगी? 0 तक। तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो हर साल थी वो कांस्टेंट नहीं थी। आपने प्रॉफिट तो एवरेज कर लिया सर, 5 साल के टोटल प्रॉफिट को लेकर के मैंने नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया, एवरेज प्रॉफिट। आपको बेस भी तो एवरेज करना पड़ेगा। कभी आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट भी यूज कर दी, कभी आपने 8 लाख की भी यूज कर दी, कभी आपने 6 लाख भी यूज कर दी, कभी 4 है, कभी 2 है, 0 तक पहुंच गई है। तो आपको जो बेस में इन्वेस्टमेंट यूज करनी है वो भी कैसे यूज करनी पड़ेगी? एवरेज इन्वेस्टमेंट। कभी 10 लाख थी, कभी 0 है, 10 लाख और 0 का एवरेज करना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि हर साल की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सेम नहीं है। पहले साल में जो आपने प्रॉफिट्स कमाया वो 10 लाख के ऊपर कमाया, लेकिन आखिरी साल तक वो 10 लाख नहीं बचे। पॉइंट ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में? इन्वेस्टमेंट ऐसा भी हो सकता है, इंक्रीज हो सकती है, जैसे अगर शेयर की कंपनी के अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ हाँ वो भी इन्वेस्टमेंट है उसके, तो उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो बढ़ जाएगी अपने साथ। बिल्कुल बढ़ेगी। तो बेटा उसके अंदर पॉइंट ये कि वो फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट शेयर्स की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ी चल रही है बेटा। यहाँ मशीन फिर प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, यहाँ पर शेयर्स वाली इन्वेस्टमेंट यहाँ पर एनालाइज नहीं होती, उसको एनालाइज करने के तरीके अलग होते हैं। फाइनल में चैप्टर आएगा बेटा सिक्योरिटीज एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वहां पर बात करें। मैं तो विचित्र बना दिया था इन्वेस्टमेंट का। हाँ जी, बेस समझ में आ रहा है बेटा? बेस में आपको क्या चाहिए? एवरेज इन्वेस्टमेंट। ये एवरेज कैसे आएगा सर? 10 लाख रुपए लगाए स्टार्टिंग में, लास्ट में वैल्यू बची 0। 10 लाख और 0 की क्या करनी पड़ेगी आपको? एवरेज करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी इन्वेस्टमेंट 5 लाख से ज्यादा भी यूज हो रही थी, कभी इन्वेस्टमेंट 5 लाख से कम भी यूज हो रही थी। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू बाय 2। हाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। सर माइनस नहीं करते थे स्क्रैप वैल्यू, वो तो डेप्रिसिएशन के टाइम पे करते हैं। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, है ना? डेप्रिसिएशन निकालोगे तो स्क्रैप वैल्यू माइनस ही होनी है। यहाँ पर तो मैं एवरेज कर रहा हूं कि बिगिनिंग में वैल्यू क्या थी, ओपनिंग वैल्यू प्लस क्लोजिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है। कि मशीन खरीदी तो 10 लाख की थी, और जब अंत में प्रोजेक्ट के आपके पास जो बची है वो 0 की बची है, 1 लाख की बची है, तो ओपनिंग वैल्यू प्लस क्लोजिंग वैल्यू बाय 2। तो अगर मान लो बेटा यहाँ पर आपके पास 2-3 प्रोजेक्ट है, आपको किसी एक में पैसा लगाना है, तो डिसीजन कैसे लो? थक गए हो? हाँ बहुत बढ़िया, एनर्जी चाहिए बेटा। डिसीजन कैसे लेंगे सर? एआरआर कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? रेट ऑफ रिटर्न कम होना चाहिए, ज्यादा? हमारी मांगे रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा दो। चलो डिसीजन क्राइटेरिया लिखेंगे बेटा। डिसीजन क्राइटेरिया हायर रेट ऑफ रिटर्न, higher the rate of return, better will be the project. Higher the rate of return, better will be the project. क्या हुआ? इतना तो तुमने अभी लंच ठूसा है सर, वही पे कह रहा था। चलो वो करिए कह रही है सर, सब बेटा 1 मिनट का समय दो, बस मैं पानी की बोतल उठाऊं, शोर नहीं बताना, शोर नहीं, ईमानदारी। सर शांत से बैठो। हाँ बिल्कुल। कोई दिमाग से बोल रहा है, तुमने बना दिया दिमाग से नहीं बना। उसकी पॉइंट नहीं आधा येलो शर्ट कोई बात नहीं।
डेढ़ घंटा अभी 1.5 घंटा और बैठे हैं डेढ़ तो एंजॉय कर रहे हैं Right, jealous. सर एक बार रिवाइज करवा दो, अभी तक क्या पढ़ा है आप? Sir, मैं नोट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी करते हैं रिकॉर्ड। हाँ जी बेटा, सबसे पहले हमने देखा कि हमारे चैप्टर का नाम है कैपिटल बजटिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और डिसीजन लेने के लिए बेस करना पड़ता है अपने डिसीजन को किसी ना किसी फैक्टर पर। किस चीज के हिसाब से आप डिसीजन लोगे? हम बेटा जो डिसीजन लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं कैश फ्लो के अकॉर्डिंग, पैसे का आना और पैसे का जाना। एक इन्वेस्टमेंट में 3 टाइप के कैश फ्लो हो सकते हैं, इनिशियल कैश आउटफ्लो, सब्सीक्वेंट कैश इनफ्लो, टर्मिनल कैश इनफ्लो। तो बेटा पहले आपको ये कैश फ्लो ढूंढने पड़ेंगे, उसका हमने फॉर्मेट बनाया था। ये मानते हुए हमने फॉर्मेट बनाया कि हमारे पास एक पुरानी एसेट है जिसको हम बेच देंगे, उसकी जगह नई एसेट ले आएंगे। अगर आपके सवाल में पुरानी एसेट ना हो तो ये मिल लाइन नहीं आएगी। ठीक है जी, पुरानी एसेट बेच के आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो इनिशियल कैश आउटफ्लो कैसे? सर नई मशीन खरीदनी पड़ेगी, उसके कॉस्ट लगानी पड़ेगी, उसके इंस्टॉलेशन के खर्चे लगाने पड़ेंगे, कुछ पैसा पुरानी मशीन को बेच के हमको मिल जाएगा, बाकी का पैसा हमको अपनी जेब से लगाना है। इसके अलावा कुछ ना कुछ वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ सकती है। किस चीज की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है बेटा? वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट। तो आपके पास आ जाएगा बेटा इनिशियल कैश आउटफ्लो। पुरानी मशीन कैसे बेचेंगे? सर सेल प्राइस माइनस WDV करके प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। यहां पे रह गया है लिखना, लॉस। प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट हो जाएगा तो बेटा टैक्स पे करेंगे, लॉस हो जाएगा तो टैक्स सेव हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा नेट कैश फ्लो। सब्सीक्वेंट कैश इनफ्लो हमने कैसे सीखा? सर हमारे पास एक पुरानी मशीन पहले से, उससे कुछ ना कुछ सेल होती होगी। जैसे ही आप नई मशीन लेकर के आओगे तो बेटा आपका कुछ रेवेन्यू बढ़ जाएगा, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, प्लस कुछ सेविंग भी हो सकती है खर्चों की, बोले खर्चे हमारे बच जाएंगे, उसका बेनिफिट हम ऐड कर देंगे। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको कुछ खर्चे माइनस भी करने पड़ सकते हैं, कुछ खर्चे बढ़ भी सकते हैं। तो माइनस कर देंगे बेटा, हमारे पास आ जाएगा ईबीडीटी में से हम पे करेंगे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, हमारे पास आएगा ईबीटी, टैक्स पे कर देंगे, आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूं बेटा वापस, अर्निंग आफ्टर टैक्स। उसमें हम डेप्रिसिएशन वापस ऐड बैक कर देंगे क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है, किसी को दिया थोड़ी है, तो नॉन कैश आइटम वापस ऐड बैक कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। और उसके बाद फिर हमने सीखा टर्मिनल। जैसे पुरानी मशीन आपने बेची थी बेटा, बिल्कुल वैसे ही आपकी नई मशीन भी बिकने वाली है। सेल प्राइस माइनस WDV करके प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, टैक्स सेविंग भी हो सकती है लॉस के ऊपर। फिर आपके पास एक चीज हो रहा है बेटा, जो वर्किंग कैपिटल आपने इनिशियली लगाई थी बेटा वो हम रिकवर कर लेंगे 100% वैल्यू पे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बेटा पूरी वर्किंग कैपिटल को हम 100% वैल्यू पे रिकवर कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन ने खुद से कुछ बता दिया तो उसकी बात मान लेंगे, 60% वैल्यू मिलेगी। 1 लाख लगाया था तो 60,000 मिलेंगे, 60,000 रिकवर कर लेंगे, नहीं तो पूरा। सर इन सारी चीजों में हम एक ही बेटा बहुत बड़ा सवाल है बेटा। सवाल ये पूछ रहा है सर हमने इसमें कहीं पर भी कोई अबनॉर्मल आइटम तो कंसीडर कर ही नहीं है। बेटा आप जब डिसीजन मेकिंग करते हो फ्यूचर के एस्टिमेशन के साथ करते हो, एस्टिमेशन में अबनॉर्मल आइटम कैसे आ सकती है? इसमें तो हमें लॉस भी नहीं सोचना है। अबनॉर्मल आइटम हम कंसीडर नहीं कर सकते बेटा। अबनॉर्मल तो आप एक्सीडेंटल आइटम होती है ना, नॉर्मल इवेंट्स को प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि ऐसा ऐसा होगा। सर 2027 में आग भी लग जाएगी, ये कैसे बताओगे आप? तो बेटा हमारे पास एक पेबैक पीरियड हो गया, हमारे पास ARR मेथड हो गया। अब बेटा आगे चलेंगे, कृपया ध्यान से समझे, टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% क्वेश्चन में यही टेक्निक लगने जो आप सीखने वाले हैं। दूसरी बिल्डिंग में चला जाता है क्या? दूसरी बिल्डिंग में चला गया। क्योंकि हम कह रहे थे वाटर सप्लाई का काम शुरू कर रखा। हाँ सर अभी एक आप दो इनकलाब
हाँ सर ये पूछ रहा हूँ कॉस्ट में से बेटा पहले ये पढ़ लेते हैं, मेरे को ना अभी अगले आधे घंटे में तुम्हारे को एक टॉपिक करवाना जरूरी है। अभी तो 1.5 घंटा है। अभी आधे घंटे में करवाना जरूरी है, फिर 4 और करेंगे अगले 1 घंटे में। सर सर कॉस्ट में कॉस्ट अरे घर पे जाऊंगा, पर्ची फेंकूंगा, पर्ची उठा के जो आएगा वो बता दे। सर ये क्लास में खिलवाया करो आप पर्चियां। हाँ। सर प्रति को 3.5 4.5 हाँ, एक ब्लैक पर्ची रखियो, सारी ब्लैक रखियो। हो गया हो गया। अब पढ़ाई करेंगे हम। सर इतने को बता रहे थे आप सर नहीं नहीं अरे बता दूंगा मैं, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा चैप्टर का पिछला कॉस्ट शीट उसका टेस्ट है। हाँ बस वही चीज था कॉस्ट शीट उसका भी है। नहीं सर एक का लो फिर मत पूछो ना, बोल रहा बात बता दूंगा मैं। नेक्स्ट टेक्निक पे चलते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, कृपया बड़े ध्यान से समझो और बहुत आसान है और पेपर के अंदर लगभग हर सवाल के अंदर, हर अटेम्प्ट के अंदर क्वेश्चन आ रहा है और हर अटेम्प्ट के अंदर यही वाली टेक्निक भी पूछ रहा है। हाँ जी बेटा, थर्ड टेक्निक सीख रहे हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी। बेटा जब भी आप टेक्निक अप्लाई करने लग रहे हो इसका मतलब आप कैश फ्लो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। बेटा क्या सभी बच्चे इस बात से सहमत हैं कि हमने कैश फ्लो कैलकुलेट कर लिए? कैश फ्लो, इनिशियल आउटफ्लो, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो, टर्मिनल कैश इनफ्लो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। बेटा जैसे ही आपने कैश फ्लोज कैलकुलेट कर लिए हैं तो आपको नजर आ रहा है चित्र ऐसा कि सर टाइम 0 पर तो है आउटफ्लो, टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, टाइम 4, टाइम 5, टाइम 1 से लेकर के बेटा टाइम 5 तक के आपके पास इनफ्लो में 2 भी और 3 भी लिखते हैं। आपके पास हर साल के इनफ्लोज अवेलेबल है और आप चाहते हो कि आप डिसाइड करो कि इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं या ना लगाएं। तो 1 साल बाद पैसा आने वाला है, 2 साल बाद पैसा आने वाला है, 3 साल बाद पैसा आने वाला है, 5 साल तक पैसे आ रहे हैं, लेकिन लगाना तो आपने आज है पैसा। तो आप आज के पैसे को 2 साल, 3 साल, 5 साल दूर वाले अमाउंट से कैसे कंपेयर करोगे? तो बेटा अब हम जितनी भी टेक्निक सीखने वाले सारी सारी मॉडर्न टेक्निक है। मॉडर्न टेक्निक मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करना है, कंपैरिजन करने के लिए एक रूल ध्यान रखना है, अलग अलग डेट पर, अलग अलग समय पर रखा हुआ पैसा ना तो आपस में ऐड हो सकता है ना ही कंपेयर हो सकता है। ठीक है जी। तो अलग अलग डेट पे रखा हुआ पैसा आपस में ऐड नहीं हो सकता। सर कैसे नहीं हो सकता? अभी अभी आपने करवाया है, ऐड नहीं कराया तुमने। 30,000 प्लस 40,000 करके 70,000, 70,000 प्लस 60,000 1,30,000। सर हमने तो करवा करा है, आपने ही करवाया, गलत चीज सिखा रहे हो हमारे। ट्रेडिशनल टेक्निक में टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज ही नहीं होता, वो मानते ही नहीं है पैसे में डिफरेंस है। पैसा पैसा होता है ऐसा बोलते हैं, फिर सारे पैसे एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल टेक्निक्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज नहीं होता, लेकिन आगे की सभी टेक्निक्स में टाइम वैल्यू यूज करना है। और टाइम वैल्यू को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो वो तो आपने आज की डेट में करी है, जो पैसा आपको मिलेगा वो आपको फ्यूचर में मिलेगा, तो आपको पहले सबसे पहले एक काम कर लेना है, फ्यूचर वाले पैसों को आज की डेट में कन्वर्ट कर लेना। जो 1 साल बाद पैसा मिल रहा है ना उसको टाइम 0 पे आज की डेट में कन्वर्ट कर लेना। जो टाइम 2 पर पैसा मिल रहा है ना उसको भी आज की डेट में कन्वर्ट कर लेना। जो टाइम 3 पर पैसा मिल रहा है, जो टाइम 4 पर पैसा मिल रहा है, जो टाइम 5 पर पैसा मिल रहा है, इन सबको उठा करके बेटा पहले टाइम 0 पे लेके आ जाना। जब तक ये अलग अलग डेट पे रखे हुए हैं आप इनको ऐड नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही आप इन सबको प्रेजेंट डेट पे कन्वर्ट करोगे, मैं दूंगा भी एक मंत्र कि इनको प्रेजेंट पे कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है सर, हमें तो आता है, नहीं आता कोई बात, तो कोई बात बेटा प्रेजेंट में जैसे ही कन्वर्ट कर लोगे, अब तो ये सारा का सारा पैसा टाइम 0 पे आ गया। अब तो ये अलग अलग डेट पे नहीं रखा हुआ, अब तो ऐड हो सकता है। जब सारे आने वाले पैसे को आप प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लोगे और ऐड कर दोगे, उसको हम बोलेंगे बेटा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज।
शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बेटा इसको हम PVCI, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। सर सीधा क्या मैं इन सबको ऐड कर रहा हूं? क्या आपने इन सबको एक्यूमुलेट कर दिया है क्या? नहीं, हमने इन सबकी प्रेजेंट वैल्यूज को एक्यूमुलेट किया है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और आज की डेट में आने वाला पैसा, इसका मतलब क्या हुआ? आज की डेट में आने वाला पैसा माइनस कर देंगे इसमें से आज की डेट में जाने वाला पैसा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये तो आउटफ्लो तो प्रेजेंट वैल्यू में ही है, ये जो आउटफ्लो है ये तो बेटा प्रेजेंट डेट पे जा रहा है ना, टाइम जीरो पर। तो मोस्टली क्वेश्चन में सारा का सारा आउटफ्लो आपको टाइम जीरो पे ही नजर आएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। तो बेटा हमारे पास बचेगा आज की डेट में आने वाला पैसा माइनस में आज की डेट में जाने वाला पैसा बराबर में आज की डेट में बचाया हुआ कमाया हुआ पैसा इज इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये बेटा पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए, क्या कहते हैं सर? आने वाले पैसे की वैल्यू आज की डेट में जाने वाले पैसे के मुकाबले ज्यादा होनी चाहिए, और अगर वो ज्यादा होगी तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है सर, अब ये बताओ ये कैलकुलेट करेंगे कैसे हम? ये प्रेजेंट वैल्यू में लाएंगे कैसे? है कि नहीं? हाँ जी बेटा पहले ध्यान से देखो, नोटिंग किसी ने नहीं करनी है अभी, ठीक है? बस ध्यान से हम बातें समझेंगे कि सर आपने ये तो बोल दिया है कि पैसे को प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करना है? बहुत सारे बच्चों ने सीखा हुआ, हमने पिछले चैप्टर के अंदर भी यूज किया था, डिविडेंड वैल्यू डिविडेंड के अंदर भी। फिर से सीख रहे हैं एक बारी कि पैसे को प्रेजेंट में कन्वर्ट कैसे करते हैं। 10-15 मिनट की बात है, बहुत आसान पॉइंट है, ध्यान से देख लेना बस। सर पैसे को प्रेजेंट में कैसे लाएं? कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, बहुत सिंपल काम है बेटा। आपने एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीखा हुआ है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस r टू द पावर n, सबने सीखा हुआ है। सर अमाउंट का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो आपने आज एक 10 लाख की एफडी करवाई, 5 साल बाद आपको 16 लाख रुपए मिलने वाले हैं एफडी से। आज 10 लाख की एफडी करवाओगे, 5 साल बाद आपको 16 लाख, तो 5 साल बाद जो पैसा मिलने वाला है, फ्यूचर में जो पैसा मिलने वाला है, उसको आप अमाउंट बोलोगे। आप ए मतलब वो अमाउंट जो आपको इंटरेस्ट के साथ रिसीव होने वाला है। एन आपके इस एग्जांपल के अंदर 5 इयर्स का हो गया, ठीक है? तो प्रिंसिपल क्या हो गया? जो आपने आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करी, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू। तो अमाउंट जो होता है वो वैल्यू है जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, यानी कि फ्यूचर वैल्यू। और पी यानी कि प्रिंसिपल वो वैल्यू है जो आपको आज की डेट में लगानी पड़ेगी उस इस फ्यूचर वैल्यू तक पहुंचने के लिए, उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r टू द पावर n। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r टू द पावर n। ठीक है जी। अब बेटा मुझे ये प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, फ्यूचर वैल्यूज आपके पास हैं, ये देखो 1 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद के पैसे आपके पास हैं। आप इन सबको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो फ्यूचर वैल्यू अगर आपके पास हो तो आप प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे? सर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस r टू द पावर n। कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? हाँ सर, सही लिखा ना? मतलब बेटा मैं तो तुमसे पूछ रहा हूं, मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा? सर आपने आज सही लिखा। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, इसको 1 अपॉन 1 प्लस r टू द पावर n लिख सकते हैं। ये जो बेटा देखो, जब तक ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना 1 प्लस r टू द पावर n, तब तक ये पैसे को बढ़ा रहा है, कंपाउंड कर रहा है। जैसे ही आपने इसको डिवाइड कर दिया है
तो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर बन जाता है, यानी कि अब ये पैसे को घटाने लग गया। क्या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो सर ये 1 + r टू द पावर नेगेटिव n है, अपॉन 1 + r टू द पावर n हो गया, तो इसको 1 + r टू द पावर नेगेटिव n भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव n का मतलब होता है कंपाउंडिंग, पैसे को बढ़ाएगा, और नेगेटिव n का मतलब होता है पैसे को घटाएगा, यानी कि डिस्काउंटिंग। जिस रेट से पैसा बढ़ता है उसी रेट से पैसा घटता भी है। जो सीढ़ियां ऊपर जाती हैं वही सीढ़ियां नीचे। ये बेटा शामू मिस्त्री ने बताई थी बात, हर बात शेक्सपियर नहीं बोलता। आओ। क्या 10 सीढ़ियां कूद जाती थी क्या? चलो बेटा, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको फ्यूचर वैल्यू को, 1 साल बाद पैसा मिल रहा है तो भी वो फ्यूचर है, 2 साल बाद पैसा मिल रहा है वो भी फ्यूचर है, 5 साल बाद पैसा मिल रहा है वो भी फ्यूचर। बस मल्टीप्लाई करना उसको 1/1 + r टू द पावर n। 1 साल बाद दूर होगा तो पावर 1 रहेगी, 2 साल बाद दूर होगा तो पावर 2 हो जाएगी, 3 साल बाद पावर 3, उसके अकॉर्डिंग आपका फैक्टर चेंज होता रहेगा। ये जो 1/1 + r टू द पावर n है, इसको हम बोलते हैं, इस कैलकुलेशन को हम बोलते हैं बेटा डिस्काउंटिंग फैक्टर। बातें नहीं कर, रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा, तेरा नाम बोल दूंगा तो फिर सदियों तक फेमस हो जाएगा कि तू बातें करता क्लास। सर आप डिस्काउंटिंग फैक्टर, या फिर आप इसको बोल सकते हो बेटा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। बेटा मैंने कोई मुश्किल चीज नहीं लिखी है, बहुत आसान बात लिखी है। तुम्हारे को कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है तो डिवाइड करने भी आता ही है। 1/1 + r टू द पावर n का नाम बदल के क्या लिख दिया है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कैलकुलेटर पे तो यही करना है, सिर्फ नाम ऐसे लिखना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो सर फाइनल फॉर्मूला बता दो ना, इतना टाइम पास क्यों कर रहे हो बेटा? फाइनल फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर विच इज डिपेंडेंट अपॉन रेट एंड टाइम। अगर बेटा रेट और टाइम दोनों में से कोई भी चीज बदल गई तो आपका ये वैल्यू बदल जाएगी। सर 5 साल की जगह 4 साल हो गए, वैल्यू बदल जाएगी। पावर 10 की 10% की जगह रेट आपका 11% हो जाए तो भी वैल्यू बदल जाएगी। तो ये डिपेंड करता है बेटा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रेट पे और टाइम पे। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा, फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? सर एक छोटा सा एग्जांपल देखो छोटा बेटा, कई बार करेंगे, पूरे सिलेबस में यही करना है। टाइम 0 पर बेटा मैंने एक प्रोजेक्ट में टाइम 0 पर 10 लाख रुपए लगा दिए। 3 साल का प्रोजेक्ट है, ध्यान से देखो 3 साल का प्रोजेक्ट है। ये मुझे 5 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपए कमा के देने वाला है। ये सिर्फ ये एक बार प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेंगे ना तो हाथ चलना शुरू हो जाएगा कैलकुलेटर के ऊपर। तो 10 लाख रुपए लगाए हैं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको 5 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपए मिलने वाले। इसको एग्जांपल में करिए, एग्जांपल। हाँ जी, अगर आपका बेटा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, कौन सा रेट ऑफ रिटर्न बेटा? जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे तो कोई रिक्वायर्ड रिटर्न तो होगी ना। ऐसे थोड़ी जो इच्छा लगे वही वाला देते रिटर्न, ऐसे नहीं होता। किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे मेरी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट कैसे डिसाइड होगी, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम लोग बताओ, तुम लोग अगर इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना जाओगे तो तुम कितने % की रिटर्न मांगोगे? प्रोजेक्ट क्या दे रहा है वो बात की बात है, मैं तुमसे एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ, 10 लाख रुपए लगाने, 3 साल के लिए पैसा लगाना है, हर साल कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगी। तुम जब पैसा लगाने के बारे में सोचोगे कुछ रिटर्न तो दिमाग में आएगी ना, सर इतना तो मिलना ही चाहिए। कितना चाहिए? 200%, 100%, 36% की रिटर्न। कैसे सर वो 3 साल है ना, 3 साल बेटा? हम पर एनम बेसिस पे बात कर रहे हैं, जो भी रेट आप बताओगे वो पर एनम बेसिस पे होगा, क्यूमुलेटिव रेट नहीं होता कभी भी, कंपाउंडेबल रेट बोलते हैं उसको हमेशा। हाँ जी, हर साल पर एनम बेसिस पे आपको कितनी रिटर्न चाहिए भैया बताओ? इसको 20% चाहिए, इसको 50, किसको चाहिए 50? वो कह रहा है सर एवरेज मार्केट में देखूंगा मैं 50, क्या 49 चल जाएगी? नहीं चलेगी। एक मिनट, हाँ सबसे बढ़िया जो
सर ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ मनी देखना पड़ता है भाई। पहले तो मेरे को अपने 50% का लॉजिक बता, क्योंकि तू अडिग था उसके ऊपर। मैं वहां से बदलूंगा नहीं सर, मैं 49% भी नहीं लूंगा। मेरे को कहीं पे 25% मिल जाए, 20% की गारंटी दे देना, मैं सारा काम धंधा छोड़ के सारे घर बेच के पैसे वहीं पे डाल दूं। आप 20% रेट ऑफ रिटर्न, बेटा मार्केट की एवरेज रिटर्न 15% है स्टॉक मार्केट की। कैसे 50% कैसे? मैंने एवरेज निकाला 5 बेटा ये तो वो है जो आपको ये प्रोजेक्ट असली में दे रहा, असली में दे रहा है वो। तो मैंने क्या पूछा, तुमने 10 लाख रुपए दिए, पैसे देते ही क्या मांगोगे? भाई साहब ये मेरी अमानत आपके हाथ में रख दी गई थी, मुझे ये बताओ आपको कितनी रिटर्न चाहिए, बताओ कितनी रिटर्न चाहिए, 5 लाख रुपए तुमको क्या चाहिए वो बताओ। सर आप कैसे बताओगे हमको कितनी रिटर्न चाहिए? हम पहले देखेंगे हमारा ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ मनी क्या है। हम क्या देखेंगे? ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ मनी। उसने बोला सर मार्केट देखेंगे, ठीक बात है बेटा, मार्केट भी देख सकते हैं, लेकिन वो फाइनल रेट ऑफ रिटर्न नहीं बनता, क्योंकि मार्केट की रिटर्न कुछ भी हो सकती है, मेरी रिक्वायर्ड रिटर्न हो सकता है इस वाले प्रोजेक्ट से अलग। कैसे बेटा? हम क्या देखते हैं, हम बनाते हैं एक पोर्टली, ठीक है जी, और इस पोर्टली के अंदर बेटा हम अपने सारे ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ मनी लिख देते हैं फटाफट। सर हम बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस से 12% की रिटर्न मिलती है। हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देते हैं, म्यूचुअल फंड 11% की रिटर्न दे रहे हैं। हम इक्विटी के अंदर पैसा लगा देते हैं, इक्विटी से 9% की रिटर्न मिल रही है। तो इस पोर्टली के अंदर बेटा जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके लिए, उसमें से जो बेस्ट रेट बनेगा, क्योंकि ये सारे ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हैं, इनमें से जो बेस्ट रेट बनेगा वो क्या बन रहा है सर? बिजनेस। बिजनेस मुझे 12% से रिटर्न दे सकता है, इसका मतलब मेरा पैसा किस स्पीड से बढ़ सकता है? 12% से बढ़ सकता है। मेरे सामने से एक प्रोजेक्ट जा रहा है, मेरे पास एक पोर्टली है, पोर्टली में देख रहा हूँ 12% से पैसा बढ़ा सकती है पोर्टली। मेरा सामने से प्रोजेक्ट जा रहा है, मैंने कहा रुक तेरे को इवेल्युएट करूंगा। और इवेल्युएशन के लिए कौन सा कम से कम क्या रिटर्न मांगोगे उससे? 12%, क्योंकि कम से कम दूसरी जगह पे कितना मिल रहा है? 12, तो यहाँ पर 12 से ऊपर मिल जाना चाहिए, तो कम से कम क्या रिक्वायर्ड रखेंगे? 12। ठीक है सर, पोर्टली के अंदर क्या आईपीएल भी आ जाएगा? क्या आ जाएगा? आईपीएल नहीं, सट्टे बाजारी। मैंने नहीं बोला सट्टे बाजारी, सर वहां भी तो हो रहा है 200 का 400, क्या वो आ जाएगा? क्या यहाँ पे बिटकॉइन डाल दें? अरे क्यों नहीं डालेंगे बताओ? बिटकॉइन कहाँ से स्पेकुलेशन है? फिर तो स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन है, हटाओ। म्यूचुअल फंड स्पेकुलेशन है, हटाओ। स्टॉक मार्केट इक्विटी डाली तो है, कहाँ पे अप्रूव्ड नहीं है? भारत सरकार 30% टैक्स लेती है। ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर 28% जीएसटी मांग रहे हैं। बेटा जो पोर्टली बनाई जाती है ना, अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से बनाई जाती है। जितना जो रिस्क का टॉलरेंस लेवल होता है उसके हिसाब से पोर्टली बनती है। तो जो आपका इस प्रोजेक्ट का रिस्क लेवल होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको पोर्टली सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके अंदर वही रिस्क लेवल की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ठीक है? उसके अंदर आईपीएल और बिटकॉइन का ये क्रिप्टो वगैरह नहीं आने वाले अपने आप से। खैर, अब मान लेते हैं बेटा आपका जो बेस्ट रेट ऑफ रिटर्न था वो 10% था। मैं इस पोर्टली को हटा देता हूँ, खारिज कर दिया इस पोर्टली को हमने। हाँ जी, आपके पास जो ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ मनी है वो है 10% का। कितना है? 10%। तो बेटा आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 10% रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। अब मैं इस पैसे को बेटा 10% के हिसाब से डिस्काउंटिंग करूंगा, यानी कि ये जो मेरा रेट है ना प्रेजेंट वैल्यू में निकालने वाला, वो 10% है। मुझे 10% की रिटर्न चाहिए। आओ जरा बेटा इसको हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करें। मुझे इसको भी प्रेजेंट में लेके जाना है, इसको भी प्रेजेंट में लेके जाना है, और इसको भी, सबको उठा के प्रेजेंट में लाना है। कैसे लाते हैं? फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, जो कि डिपेंड करता है रेट पर। रेट मान लेते हैं बेटा हमारा 10% है, जो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। और टाइम तो आपको पता ही है, 1 साल 2 साल और 3 साल तक पैसा मिलेगा। 1 साल 2 साल 3 साल। सर 1 साल बाद पैसा आने वाला है 5 लाख रुपए, 2 साल बाद मिलेंगे 6 लाख रुपए, 3 साल बाद मिलेंगे 4 लाख रुपए। जरा ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बताओ कैसे निकलेगा? बेटा नाम बेशक से हमने लिखा है पीवीएफ, लेकिन कैलकुलेशन तो यही है। सभी बच्चे बेटा साथ चलेंगे, कोई बच्चा भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन। आप कैलकुलेटर पर बेटा इसी तरीके से कैलकुलेट करोगे। 1 डिवाइडेड बाय
1 प्लस आर, रीड है 10%, पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर। कैलकुलेटर चलाओ बेटा, पहले एक बार इक्वल टू प्रेस करोगे पावर 1 है, दोबारा इक्वल टू प्रेस कर दोगे पावर 2, पावर 3। 3 साल के फैक्टर बताओ बेटा, डिस्प्ले पे क्या आ रहा है, 0.909, 0.826, 0.751। अरे कैलकुलेटर पे निकालो ना। क्या सभी बच्चों के कैलकुलेटर पे ये जादुई नंबर दिख रहे हैं? सर इसको बोलते क्या, निकाल तो दिए बेटा। इस 0.909 का मतलब होता है कि आज से 1 साल बाद अगर 1 रुपया मिलता है तो उसकी वैल्यू आज की डेट में 90 पैसे है। बेटा ये 1 रुपए की वैल्यू आज की डेट में कितनी है, 90 पैसे। अगर 1 रुपए की वैल्यू इतनी तो 5 लाख की वैल्यू कितनी? 2 साल बाद के 1 रुपए की वैल्यू आज की डेट में कितनी है, 82 पैसे, 82 पैसा। अगर 1 रुपए की वैल्यू इतनी तो 6 लाख की वैल्यू कितनी, मल्टीप्लाई। आपको वही करना है। ये सारे के सारे पैसे बेटा प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे टाइम 0। तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.909, बताओ बेटा 4 लाख 4 पॉइंट, अच्छा 4545 ऐसी ऐसी मैंने लैक्स में लिखा है ना। 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.826, 4.95 670। और आप 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.75। ठीक बेटा सुनो मेरी बात, सुनो सुनो, बातें मत करो यार। देखो 3.004 ये लो, हाँ बिल्कुल पड़ेगा, मेरी बात सुनो। 5 बेटा देखो, 1 साल बाद 5 लाख, 2 साल बाद 6 लाख, 3 साल बाद आपको 4 लाख मिल रहा है। वैसे अगर मैं इन सबका टोटल कर दूं तो 15 लाख रुपए है, लेकिन इन सबका टोटल करें तो कितना है, 12.50। हाँ तो बेटे 12,50,500 बन गए। 15 लाख नहीं है ये टोटल। ये इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू है टाइम 0 पर। जब तक ये अलग डेट पे रखा हुआ है आप ऐड नहीं कर सकते, सेम डेट पे लाके तो ऐड कर सकते हो। कर दे, कर दिया। इन सब क्या आप बस हो गया, अलग अलग शीट पे बता दूं, फिर वो कोई दिक्कत नहीं बेटा। आप अपने अपनी नोटबुक में अपने वाला लिख लो। एग्जांपल चल रहा है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है अभी, बस सवाल थोड़ी कर रहे हैं, आंसर मैच कर लेंगे बात। हाँ जी बेटा, जैसे ही आपने इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करें क्या बन गया, प्रेजेंट वैल्यू। इन सबको टोटल कर सकते हैं, यस, क्योंकि सारा का सारा टाइम 0 पर है। तो इस सबके टोटल को पता है हम क्या बोलते हैं, पीवीसीआई, आज की डेट में आने वाला पैसा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। आपने पीवीसीआई कैलकुलेट कर ली, और आज की डेट में जाने वाला पैसा कितना है, 10 लाख रुपए। आप बेटा इसमें से माइनस कर दोगे पीवीसीओ, ये आ गया बेटा नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी पॉजिटिव। आज का बड़ा सवाल, क्या इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया जाए? लगा दे। क्यों लगा दे? क्या ये प्रॉफिट है? सर 2.5 लाख का प्रॉफिट मिल, 10 लाख लगा के 12.5 लाख मिल रहे, 2.5 लाख का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट तो बेटा 5 लाख का है, अकाउंट में तो ऐसे ही होता था। 10 लाख रुपए लगाओ, 15 लाख रुपए पाओ, 3 लाख का प्रॉफिट होता है। 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट थोड़ी है, प्रॉफिट तो 5 लाख है यहाँ पे। सर ये 2.5 लाख का मतलब क्या, आप जरा ध्यान से सुनो। आपने अभी एक सुर में सबने बोला सर एनपीवी पॉजिटिव होनी चाहिए, तुमने ऊपर बोला था ना सर एनपीवी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन एनपीवी पॉजिटिव का मतलब प्रॉफिट नहीं होता, कृपया ध्यान से समझे। एनपीवी पॉजिटिव डज नॉट मीन्स प्रॉफिट, एनपीवी पॉजिटिव जस्ट मीन्स दैट एक्चुअल रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज मोर देन रिक्वायर्ड रिटर्न। आपने बेटा आवाज लगाई, प्रोजेक्ट रुक, तेरे को इवैल्यूएट करूंगा, आपका रिक्वायर्ड रिटर्न कितना रहा, 10%। इसका मतलब ये है जब आपने एनपीवी कैलकुलेट करी और एनपीवी पॉजिटिव आ गई, इसका इतना सा मतलब है जो 10% आप कमाना चाहते थे वो तो आपने कमा ही लिया है। फिर जो इन्वेस्टमेंट आपने लगाई थी वो भी रिकवर कर ही ली है, उसके बाद भी 2.5 लाख रुपए मिल रहे। जो कमाना चाहता था वो भी कमा लिया, जो लगाया हुआ था वो भी कवर कर लिया, उसके बाद भी 2.5 लाख रुपए बचे हुए हैं। यानी कि एक्चुअल रिटर्न इज मोर देन रिक्वायर्ड रिटर्न। एक्चुअल रिटर्न इज मोर देन रिक्वायर्ड रिटर्न। जितना कमाना चाहते थे वो तो कमाया है,
जितना लगाया था वो भी वसूल कर लिया है और उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा कमा रखा है, यानी कि एक्चुअल रिटर्न इन दिस प्रोजेक्ट इज मोर देन रिक्वायर्ड रिटर्न। तो आपका जो डिसीजन क्राइटेरिया बनता है, डिसीजन क्राइटेरिया बेटा, अगर एनपीवी पॉजिटिव आ गई तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। लेकिन क्यों कर लेंगे? क्या ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है? नो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका एक्चुअल रिटर्न रिक्वायर्ड रिटर्न से ज्यादा है। बेटा क्या सभी बच्चे बातें को समझ पा रहे हैं? किसी को भी अगर कहीं पे कोई शंका है तो प्लीज पूछो, नहीं तो फिर इतना बोलने का कोई फायदा नहीं। हाँ, कैलकुलेटर पे 1 डिवाइडेड बाय, शुरू से सारे बटन खत्म कर, 0 करके 1.10 1 प्लस, अरे बेटा कोड मास नाम की चीज भी तो है, ऐसे करना ना, ये देखो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर है, ऐसे है, वो ब्रैकेट में है, तो पहले 1.10 करना पड़ेगा ना। तो कैलकुलेटर पे कैसे करोगे? ब्रैकेट थोड़ी लगती है कैलकुलेटर पे, हमको करनी पड़ती है पहले। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1.10 पहले तो कर लो 1.10, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10, पहला फैक्टर दूसरा फैक्टर, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10 पूरा फैक्टर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.16, ऐड करके डिवाइड करना पड़ेगा ब्रो। बेटा अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन इस वजह से नहीं कि ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से कि एक्चुअल रिटर्न रिक्वायर्ड रिटर्न से ज्यादा है। अगर एनपीवी बेटा नेगेटिव आ गई तो हम क्या बोलेंगे? सर हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे, इसका मतलब हुआ कि एक्चुअल रिटर्न रिक्वायर्ड रिटर्न से कम है। सर अगर एनपीवी गलती से 0 आ गई, पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ 0, ये 0 आ गया, कोई फायदा नहीं है। नहीं तो भी कर सकते हैं। क्या करें? कर सकते हैं। सुबह से लेके शोर मचा रहे हैं, सुबह से लेके शोर मचा रहे हैं, 10% वाला कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, मजे ही मजे। काश कोई 10% वाला ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए। प्रोजेक्ट जा रहा है, मैंने कहा रुक तेरे को इवेल्युएट करूंगा 10% के रेट पे, इवेल्युएट करा, एनपीवी 0 आ गई, मैंने कहा ब्रेक ही बना, कोई फायदा नहीं, निकल। एनपीवी 0 का मतलब पता क्या हुआ? जितना चाहिए था वो मिल गया है। सुबह से शोर मचा रहे हो, 10% वाला प्रोजेक्ट मिल जाए, 10% वाला प्रोजेक्ट सामने खड़ा होगा, उसको मना कर दोगे तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर होल्ड पे डाल देंगे, इससे बेटर कुछ मिल जाएगा तो वहां चले जाएंगे। इसका मतलब होता है एक्चुअल रिटर्न इज मोर देन इज इक्वल टू रिक्वायर्ड रिटर्न। ओहो, तुम्हारे को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। झूठ बोल रहा हूँ बेटा, मैं झूठ बोल रहा हूँ। सर मुझे ऐसा लगता है क्यों हो पाएगा 5 साल क्या? 4.5 हाँ हाँ, अरे एक टेक्निक होगी और बस। वो टेक्निक सुपर टेक्निक है, अब 4 हो रहा है। वो तो तुम्हारे को मोटिवेट करने के लिए पहले पहले बड़ा बोल दो कुछ। कम करो। एक ही हो पाएगी। 1 घंटे का नहीं नहीं नहीं, ज्यादा कर लेंगे, ज्यादा कर लेंगे, वैसे तो 40 मिनट लगते हैं एक टेक्निक में, उसमें अगली टेक्निक में। बेटा एक काम करो, अब इसके बाद एक दो लाइनें लिखनी है, बस 1-2 लाइनें लिखेंगे पहले फटाफट इंग्लिश में। हाँ बेटा डिसीजन क्राइटेरिया लिख लो। हाँ जी बेटा, लिखना शुरू करेंगे। एनपीवी पॉजिटिव डज नॉट मीन्स प्रॉफिट। हाँ हाँ, एनपीवी पॉजिटिव डज नॉट मीन्स प्रॉफिट, instead it means that actual return is more than required return. Actual return is more than required return. कौन से? पहले से सब करके कौन से?
हमने इनकम ले मिल गई तो कुछ एक्सपेंस भी हुए होंगे। हुए होंगे, सही बात है। वो सब करने के बाद ही तो कैश फ्लो आया था नालायक। ये इतना बड़ा चित्र बनाया था, उसके बाद ही कैश फ्लो मिले थे। खर्चे हो चुके हैं, टैक्स हो चुका है, डेप्रिसिएशन हो चुका है, सब कुछ तो हो गया। तो फिर ये profit- कैश फ्लो है ना बेटा, प्रॉफिट तो डेप्रिसिएशन के बाद होता था, जब नॉन कैश आइटम मैंने वापस ऐड कर दी। ये रोकड़े वाला प्रॉफिट है ब्रो। आगे चलो, क्या लिख रहे थे? जगह बनाओ बेटा, एक बेंच पे एक बच्चा और सेट करना है हमने। लाइन क्या लिखी है हमने? वीआईपी गेस्ट। क्या लाइन लिखी है हमने? NPV positive does not mean profit. Instead, it means that actual rate of return is more than required rate of return. And NPV negative does not mean loss. अरे तुमने लिखा है, तुम क्या देख? NPV negative does not means loss. NPV negative does not mean loss. NPV negative does not mean loss. Instead, it means that actual return is less than required return. कौन है? पढ़ाई कर। एक डेस्क पे एक सेट होता है बस, ठीक है? हाँ, मतलब ज्यादा जगह मिलती है। दो में से तुम में से कोई भी दो एक साथ नहीं बैठेंगे। डिग्री तो बेंच भी नहीं है सर। आप एक बेंच पे एक बैठो ना, क्या करो? चलो, दो नहीं बैठेंगे। अरे सर साइड दो। अपन डिग्री क्लास अटेंड की तो नहीं। अपन डिग्री क्लास अटेंड की तो नहीं। एक साथ नहीं बैठोगे वो भाई। ना ना ना, इधर आ। यहाँ बैठ। ओ हेलो, इधर आ। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट। रिकॉर्ड ऑफ करना पड़ेगा। हाँ हाँ।